दिन के निचले स्तरों पर कारोबार करते हुए बाजार, न सिर्फ दिन के बल्कि हफ्ते के निचले स्तरों पर कारोबार करते हुए बाजार। आखिरी 1.5 घंटा बचा है, देखते हैं कुछ रिकवरी होती है या फिर कुछ और गिरावट। कमजोर बाजार में क्या हो, आखिरी 1.5 घंटे की आपकी स्ट्रेटेजी और क्या करें आप कल की तैयारी, आई मीन मंडे की, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। थोड़ा फेस्टिव चीयर लाने की कोशिश करेंगे आज आखिरी 1.5 घंटे के साथ। ऑफ कोर्स 3:30 बजे तो मस्ती की पाठशाला आ ही रही है आपके लिए, पर वो सेलिब्रेशन से पहले 1.5 घंटा अनिल जी। बिल्कुल दीप, मुश्किल भरा 1.5 घंटा है, इसमें कोई डाउट नहीं। जिस तरह का मूड माहौल है, पहले एक बार बड़ी बातें बता दें और उसके बाद विश्लेषण करेंगे अब तक क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या होगा। लगातार चौथे दिन गिरकर बाजार 2 महीनों के निचले स्तरों पर पहुंच चुके हैं। निफ्टी 17,900 के नीचे है तो बैंक निफ्टी 600 अंक कमजोर होकर 42,000 के नीचे 41,800 के आसपास है। सेंसेक्स भी 800 अंक टूटकर 60,000 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिखा है। सरकारी बैंकों के इंडेक्स में 5% की तेज गिरावट होती दिख रही है। छोटे मझोले शेयरों की दमदार पिटाई होती हुई दिख रही है। गिरने वाले शेयर उंगलियों पर आप गिन सकते हैं और बढ़ने वाले शेयर उंगलियों पर गिन सकते हैं और गिरने वाले शेयरों की लिस्ट लंबी नहीं, बहुत लंबी है, जैसे एयरपोर्ट पर लाइन लगती है उस तरह की आजकल। ओके, और मेटल, एनर्जी, ऑटो, रियल एस्टेट, इंफ्रा, एफएमसीजी, आईटी, मतलब सभी कमजोर है। मतलब सिंपल सी ये समझ लो, सब कमजोर है, मजबूत कोई नहीं है, खाली एक फार्मा शेयरों को छोड़कर। आईटी इंडेक्स भी जो थोड़ा कल मजबूती के संकेत दे रहा है, ये भी पिट गया। तो एक फार्मा बस थोड़ा ठीक है, बाकी सब कमजोर है। और कमजोरी हमारे यहाँ ज़्यादा है क्योंकि अब तक तो डाउ फ्यूचर्स बहुत खराब है नहीं। 20 पॉइंट नीचे नेस्डेक पर है, 20 पॉइंट ऊपर डाउ पर हैं फ्यूचर्स पर। यूरोप सुस्त है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत उतने खराब नहीं है, लेकिन हमारे बाजारों में दिक्कत, परेशानी और मामला थोड़ा गंभीर है। बिल्कुल, और थोड़ा ज़्यादा ही गंभीर मामला हो गया क्योंकि 17,850 के भी नीचे अभी आपने निफ्टी को आते हुए देखा। आज सुबह जब हम बात कर रहे थे ओपनिंग पर ही बाजार ने 10 नवंबर के बाद 18,000 का स्तर तोड़ा था। बट इन सब में 2-3 चीज़ें हैं जिस पर आपकी राय लेनी है, आपसे बात करनी है। एक तो आज सुबह जो आपने ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रैटेजी दी, लेवल्स को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। इन्वेस्टर्स के लिए मौका और बढ़िया डिस्काउंट वाला मौका मिल रहा है। 1000 पॉइंट का करेक्शन हो गया जी टॉप से। दूसरी, और पहले आपसे सवाल पूछने से पहले मैं व्यूअर्स को याद दिलाना चाहूंगा और दिखाना चाहूंगा, एक बात आपने कही थी नवंबर की शुरुआत के आसपास, आपने ये बात कही थी और उसके बाद कल भी इसके बारे में हम बात कर रहे थे, इस हफ्ते भी हमने टच किया कि एक गैप है बाजार का एक गैप है बाजार का जो 17,800-900 की रेंज में निकल कर आता है। एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द रेंज है इस समय उसमें जी। जो बाजार चाहता तो था दीप की मेरी वो बात गलत साबित हो, लेकिन फाइनली उस गैप को फिलअप करने में आ गए हैं। एग्जैक्टली, और पूरा का पूरा गैप फिलअप हो गया 1000 पॉइंट का। एक बार सुन लेते हैं अनिल जी ने क्या कहा था इसके बारे में और फिर पूछेंगे कि अब क्या करना है। अगर किसी लेवल से एक करेक्शन होकर 17,825 के आसपास तक निफ्टी आता है, 825, 850, उसे हेल्दी करेक्शन मानना चाहिए। अंडरलाइन करके ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, फिर ये कहेंगे कि आपने ऐसे बोला होगा, फ्लो में हमारा मिस हो गया वो सेंटेंस। हाँ। मैं फिर से बता रहा हूँ, 18,100, 18,200 जाने के बावजूद आपके लिए एक रिस्क खुली हुई है और वो रिस्क ये है 17,825 से 17,900 के बीच में एक बार निफ्टी को वापस आना ही आना है। अच्छा, आना ही आना है। अच्छा, 17,835 से 17,900 इस रेंज में गैप छूटा हुआ है, तो 900 जो 65 पॉइंट की रेंज में। तो बेसिकली 17,825 तक की एक रिस्क खुली हुई है, 800-850 तक की आ सकता है। वो रिस्क मन में लेके चलना चाहिए। मेंटली यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ब्रॉडली मैंने आपको कहा था 17,825 से 17,900 की रेंज एक जगह खाली छूटी हुई है, एक बार हमें वहां पर आना है। सो आई थिंक गैप से नीचे खुलने के बाद प्रिसाइजली 17,835, 17,900 होता है, राउंड फिगर में 17,825 या 17,800 से 17,900 की रेंज ले ले, वहां तक हम आ जाएंगे, हेल्दी करेक्शन हो जाएगा। आए तो 17,800 वर्स्ट केस में, मैं उसके नीचे नहीं देख रहा। 3-4% का रनिंग करेक्शन आपको बाजार में कभी भी मिलेगा ही मिलेगा। आई थिंक ये लास्ट लेग एक और है जो करेक्शन का है, 18,000, 18,025 होगा या 17,800 होगा। हमारी जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है कि हम एकदम एग्जैक्टली जितनी प्रिसाइज उनके लिए इन्फॉर्मेशन, एनालिसिस, रिसर्च निकाल कर लेकर आते हैं। एक बार नहीं, ये बात कई बार बोल चुका हूँ, अब तो हमारे दर्शक की मुझे याद दिलाते हैं। हाँ। सर आपने बोला था वो गैप छूटा हुआ है। हाँ। वो फिल करेगा क्या? 17,835 से 17,900 राउंड फिगर में मैंने जो दिया था कि वो गैप छूटा हुआ है तो वो फिल अप करेगा क्या?
कमाल है सर, जब 19,000 की बात हो रही थी तब भी आपने ये लेवल्स बोले थे, एक बार आपने बोला था ये बीच में आ सकता है। आज सुबह का आपने लो कौन सा लेवल बोला था एग्जैक्ट वाला? 17,838। और आज का लो क्या है? अभी तक तो वही है 838 एग्जैक्ट, मतलब इतना पिन पॉइंट। 17,838, 17,899, 899 ये गैप बीच में छुटा होता है, ये कंप्लीट हो गया। देखो दीप, अब ऑनेस्टली बताता हूँ, अब तक जो हुआ है ना वो हेल्दी करेक्शन है। अब अगर कुछ बिगड़ा ना तो वो वेल्दी करेक्शन हो जाएगा, वेल्थ तो अब नहीं गिरना चाहिए। हाँ। अब मतलब 5-50 पॉइंट ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, वो आप एग्जैक्टली कभी ऐसे पॉइंट गिरना भी नहीं चाहिए। कोइंसिडेंटली वही लेवल मैच हो रहा है, वो एक अलग बात है। बट अगर तकनीकी तौर पर देखें तो वो गैप अब आपका फिल हो गया जी। तकनीकी तौर पर देखें तो आपका एक हेल्दी करेक्शन भी लगभग 1000 पॉइंट का हो गया निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आपका करेक्शन लगभग 44,150 का हाई है आपका, 2000 2200 2300 2400 पॉइंट का, करीबन 2400 पॉइंट का आपका करेक्शन ठीक ठाक सा हो गया है। सो आपके लिए रुकने के लिए ये जगह परफेक्ट है अगर रुकना है तो। लेकिन अगर यहाँ से आप कमज़ोर होकर और नीचे जाते हैं तो फिर मुश्किलें आपके लिए बढ़ सकती है। अब इस मार्केट को अप्रोच करने के दो तरीके हैं। जी सर। पहले इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। आप दो तरह के इन्वेस्टर हैं। एक वो इन्वेस्टर जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से पैसा लगाकर बैठे हैं शांति से और इस इंतज़ार में कि ठीक है मेरा बढ़ रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, उनको बेचना ही नहीं है, 2-3 साल 5 साल वो पड़े ही पड़े रहे, उनको तो सोचने की जरूरत नहीं कि 18,800 आया 17,800 आया, आपको इन्वेस्टेड ही रहना है। दूसरी तरह के इन्वेस्टर्स वो हैं जो टाइम करना चाहते हैं। अब जो टाइम करना चाहते हैं उसमें भी दो तरह के इन्वेस्टर्स हैं। एक तो वो टाइम करने में एग्जिट की टाइम कर रहे हैं और एक एंट्री की टाइम कर रहे हैं। तो जो लोग एग्जिट की टाइम कर रहे हैं कि भाई मैं जब टॉप बन के नीचे आने लगेगा तो मैं एक स्टॉप लॉस माइंड में लेके चलूंगा कि मुझे इसके नीचे बेच देना है, करेक्ट, उनके लिए 17,800 के नीचे बंद होना रिस्की है। ओके। तब 17,800 के नीचे गैप फिलअप करने के बावजूद अगर टिक जाता है, एक आध दिन चाहे तो आप इंतजार कर सकते हैं, एक आध दिन थोड़ा बहुत अपना जजमेंट प्रैक्टिकली लेना है, बट ब्रॉडली 17,800 के नीचे अगर जाकर बंद होना शुरू करे तो फिर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है जो एग्जिट सोच रहे हैं उनके लिए एग्जिट करने का टाइम आता है, करेक्ट। Yes. जिनको निकलने का सोचा, बिल्कुल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो 2-4 महीने का व्यू लगते हैं। अब दूसरे इन्वेस्टर वो हैं जो मौका ढूंढ रहे हैं। जो लोग मौका ढूंढ रहे हैं उनके लिए हर 200 पॉइंट, जैसे हमने 18,000 पे भी कहा, आज 17,800 पे भी कहता हूँ, उनको 200 पॉइंट में 3-4 इंस्टॉलमेंट में पैसा डाल देना है। 2 आपकी डल गई, 2 की और तैयारी रखो, समझ गया, ठीक है। सो आप 2-3 दिन पैसा लगाइए, 2-3 हफ्ते इंतजार कीजिए, ज्यादा लगा रहे तो ज्यादा इंतजार कर लीजिए, सिंपल है। तो उनको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। समझ गया। देखिए हमने 15,200 भी देखा देखा है, करेक्ट। यस। उस समय 18,406 का हाई बनाया था और उसके बाद हम 15,200 पे आए थे, प्रिसाइजली 15,177 जी। लेवल भी याद रखने पड़े, सब रखता हूँ, कहाँ से पिटाई हुई है, कहाँ का टॉप बना है, वो सब याद रखना पड़ा है। सो वहां से वापस हम आज 18,887 पर आए हैं। सो नो डाउट अब की बार हम गिरेंगे तो 15,200 नहीं आएगा जी। ये तो बात सही है। हायर टॉप तो बनेगा ही, हायर हाई हायर टॉप बन रहा है, हायर लो बनेगा, हायर टॉप है हायर लो बनेगा। सो आई थिंक प्रूडेंटली ये लगता है। बाकी तो देखो कोई भी लेवल कभी भी सेक्रोसेंट नहीं है, कोई भी लेवल ऊपर या नीचे का आप ये कभी गारंटी से नहीं कह सकते कि ये नहीं होगा, वो रिस्क हमेशा रखती है। सो इसीलिए इन्वेस्टर्स के लिए मैंने बता दिया। अब आइए ट्रेडर्स की, जहां तक बात, कोई ट्रेडर ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी भी टाइम से चेताया नहीं जी। जिस दिन छुट्टी से आया पहले दिन 18,700 के नीचे बंद हुआ, मैंने उसी दिन बोला कि डे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, जो BTST टाइप का ओवरनाइट पोजीशन रखते हैं। 18,500 के नीचे बंद होने पर हमने क्लियर कट बोला है कि आपके लिए स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है अगर आप पोजीशन 2-3 हफ्ते के लिए ट्रेड करते हैं। सिमिलर सिचुएशन में बैंक निफ्टी के लिए जिस दिन 43,000 के नीचे बंद हुआ उस दिन क्लियर कट ये बोला था कि 18 दिनों का एक 43,000 के ऊपर क्लोज देने के बाद बंद हो रहा है आपको कम। सो वो डिसिप्लिन ट्रेडर्स को रखना पड़ेगा। सरकारी बैंकों में आपको ध्यान होगा, हमने एक बार प्रॉफिट बुकिंग की राय भी दी थी, काफी लोग बोलते थे उसके बाद बढ़ भी गया, लेकिन अब जब घटता है तब वो इसी तरह से 5-5% घटता है। वो आप जब बोलो उसी दिन घट जाए या आप जब बोलो लेने का उसी दिन बढ़ने लग जाए, इतना मार्केट ओबलाइज कर दे तो फिर चाहिए क्या, फिर तो हम कभी गलत ही ना पड़े। सो पॉइंट सिंपल ये है कि इन लेवल्स पर अब आई डोंट नो 1-2 दिन आपको और पैनिक देखना पड़ सकता है। मेरे ख्याल से तो लगभग हो जाना चाहिए जिस तरह से कैश के स्टॉक्स गिरे हैं आज, क्योंकि अभी इस वक्त क्या है दीप की ज्यादा पोजीशन एफएनओ में लोगों की है नहीं जी। सो पैनिक अब एफएनओ से नहीं आता, अब जो पैनिक आता है वो कैश से आता है। और आप देखिए आज कैश मार्केट में बढ़ने वाले शेयर NSE पे कितने 115, गिरने वाले 2,000।
इससे आप आइडिया लगा लीजिए 5% भी बढ़े हुए नहीं है ढंग से। यस, बीएसई में 525 शेयर बढ़े हुए हैं, 3200-3300 शेयर घटे हुए हैं। इससे आप आइडिया लगा लीजिए कि मार्केट ब्रेथ किस तरह की है। सो आई थिंक पैनिक हो रहा है एक तरह से, अच्छा माने खराब माने आप जो माने, हेल्दी करेक्शन माने, बोलने के लिए हेल्दी होता है, नुकसान तो सबको होता है। सो आई थिंक थोड़ा सा सेंसिबल रहे, पैनिक। आज की क्लोजिंग देखते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे लगता है जिस तरह से मुझे डेटा दिख रहे हैं, मार्केट है नीचे, 4 दिनों से गिरे हुए हैं, वीकेंड सेशन है, सोमवार को अमेरिका में छुट्टी है, तो शॉर्ट्स काटने के लिए भी अच्छा लेवल है अनडाउटेडली, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, 18,000 के ऊपर बंद हो जाएं तब तो थोड़ी रिलीफ वाली बात है, 18,000 के नीचे बंद रहते तो रिस्क तो है। सो अब अपने सिंपल एक फॉर्मूला ये करना है कि जिस दिन हम 18,200 के ऊपर बंद होंगे उस दिन हम मानेंगे कि जितना गिरना था गिर गए। ओके, ठीक है, 17,800 के नीचे बंद होंगे तो हम ये मान के चलेंगे हमें और कमजोर होना है। तो अपने ये 400 पॉइंट की रेंज पकड़ लो, 17,800 के नीचे बंद होंगे तो और कमजोर हैं, 18,200 के ऊपर बंद होंगे तो हमारा करेक्शन पूरा हुआ। बस इस फॉर्मूले से चलो, बाकी दिमाग नहीं लगाना। बाकी शोर शराबा, कोविड, ये वो चार्ट फलाना ढिमका, ये सब आएंगे थोड़ा सेंसिबली। और एक और तरीका जो बढ़िया, क्या होता है कि जब आप दौड़ लगा रहे हो, चाहे आप 100 मीटर दौड़ो चाहे मैराथन दौड़ो, जहाँ थक जाओ वहाँ थोड़ी स्पीड कम कर लेनी चाहिए। ऐसे में बैठ जाओ वहीं का वहीं और थोड़ा आराम कर लो, फिर वापस दौड़ूंगा। तो फिर क्या होता है, वार्म अप करने में एक बार जो आपकी बॉडी ठंडी हो जाती है, फिर दौड़ना बहुत मुश्किल काम है। स्लो करके आप वापस दौड़ सकते हो। बैठ जाओगे ना ऐसे, ओ भाई साहब पीछे वाले सब निकाल, फिर मोरली और फिजिकली दोनों तरीके से आप हार गए। तो अपने थोड़ी स्पीड धीमी कर लो, कोई बात नहीं, कम पैसा बना, जाना नहीं चाहिए, थोड़ा शांति से आराम से ऑब्जर्व करें, बैठें, पैनिक करें। बिल्कुल। तो ब्रॉड रेंज अनिल जी ने दे दिए 17,800 से 18,200, अब इस पर आपको रखनी है नजर फिलहाल के लिए। आइए फिर डेटा तो अनिल जी थोड़ी देर में हमें समझाएंगे ही, एक्सपर्ट्स भी हमारे तैयार। उससे पहले अरमान और कुशल से जल्दी जान लेते हैं ट्रिगर्स और साथ ही आज की खबरें। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में आज 3 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की राज्यों के जितने भी स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ बैठक होने वाली है। साथ ही कैबिनेट और सीसीए की अहम बैठक आज शाम 6 बजे होगी। इनफैक्ट रामको सिस्टम्स पर भी नजर रखिए, पूंजी जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक है और यूएस के लिहाज से दिसंबर का कंज्यूमर सेंटिमेंट आंकड़ा भी आपके सामने रखा जाएगा। 24 दिसंबर कल श्रीराम फाइनेंस इसकी बोर्ड बैठक होने वाली है, अंतरिम डिविडेंड और साथ ही पूंजी जुटाने पर, तो यहां पर फोकस रखिए। 25 दिसंबर ऑफ कोर्स क्रिसमस है और 26 दिसंबर यहां पर सोमवार को आपको स्पाइस जेट की एजीएम पर ध्यान रखना है। साथ ही सेंट्रल बैंक इसकी फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है और डिमर्जर को लेकर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी यहां पर एमसीए की बैठक होगी इस चीज को लेकर भी। धानुका एग्रीटेक भी फोकस में रहेगा क्योंकि यहां पर इसका बायबैक बंद होने वाला है। साथ ही केफिन टेक इसका आईपीओ अलॉटमेंट भी 26 तारीख यानी कि सोमवार को होता हुआ दिखेगा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली यहां पर ग्लोबल इवेंट के लिहाज से 12 वर्ल्ड मार्केट ये क्लोज्ड रहेंगे और जिसमें यूएस, यूके, सिंगापुर, हांगकांग यहां पर ट्रेडिंग हॉलीडेज है। 12 वर्ल्ड मार्केट क्लोज रहेंगे 26 तारीख सोमवार को। 12 मेजर में से, वैसे तो बहुत सारी। अच्छा, तो अमेरिका बंद है, यूके बंद है, सिंगापुर बंद है, हांगकांग बंद है। ओके, SGX 50 भी बंद होगा। SGX नहीं होता। चलिए, तो ये ढेर सारी छुट्टियों वाला माहौल रहेगा। सोमवार को संकेत आपके लिए कम होंगे, नहीं सोमवार को नहीं, मंगलवार को कम होंगे। आज रात तो अमेरिका के बाजार खुले हैं ही, तो वहां से संकेत आपको मिलेंगे। करेक्ट। अरमान, खबरें आई है कुछ आज? सर 2 ही है बस। दो शीट टेक्निकली 2 बस उसमें भी आधा डिस्क्लेमर ही है। 4 स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर का प्रिंट 4 गुना है। बताइए। जी सर, वेदांता पे खबर है जिसमें उन्होंने आयरन और माइंस के लिए जो एक प्रीफर्ड बिड है, वो प्रीफर्ड बिडर्स जो हैं वो घोषित हुए हैं। स्पंदना स्फूर्ति, इनको लगभग 323 करोड़ के हिसाब से स्टैंड लोन जो है के बदले उन्होंने जो स्टैंड, अगर आप बात करेंगे 320 करोड़ के स्ट्रेस्ड लोन जो है उसके बदले इनको अगर आप देखेंगे तो लगभग 90 करोड़ के आसपास की जो है बोली मिली है। BHEL, सुमितोमो के साथ उन्होंने लाइसेंसिंग करार का ऐलान किया है और उसी के करार के साथ अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने भारत में CFBC बॉयलर्स बनाने के लिए जो है ये करार किया गया है। और कुछ ब्लॉक डील्स हैं जिसमें जोमेटो लगभग 21 लाख शेयर्स, बजाज हिंद लगभग 90 लाख शेयर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक 21 लाख, मदरसन सुमी 33 लाख और गेल्स 12 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें कम है, थोड़ी ब्लॉक डील ज्यादा हुए हैं। बजाज हिंदुस्तान हालांकि मोमेंटम में आज ही भी फिसला है। इनफैक्ट जिधर भी ब्लॉक डील हुई आज वो काउंटर्स भी आपको फिसलते हुए दिखे हैं। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए खबरों वाले शेयर जो गिनती के 2 थे। इससे ज्यादा तो एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं। बंसल जी हैं, कुणाल जी हैं, जिनके पास ढेर सारी खबरें रहती है किसी भी तरह के मार्केट में। उसके बाद
बंसल जी ने वस्त्र जैकेट परिवर्तन बदल किया। ली। बंसल जी हाँ, एक जैकेट जरा बदल ली। दिखाइए, जैकेट बदल लिए। बंसल जी को लाइए फुल फ्रेम में। बंसल जी सुबह तो आप ऐसे न थे। अनिल जी, इसके देखिए एक कारण तो ये है कि मैं बोलने को सोफिस्टिकेटेड वे में बोल दूं कि क्या कहते हैं, मस्ती की पाठशाला की तैयारी करी है। ओके। तो अनिल जी सुबह और दोपहर में एक्सीडेंट भी होते हैं, चाय कॉफी कुछ गिर भी सकता है अनिल जी। अच्छा, तो अनिल जी कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया कोई बात नहीं। तो इस कारण से अनिल जी बदलना पड़ा। नहीं नहीं, देखो अगर चाय कॉफी पीते हुए गिर जाए कोई दिक्कत नहीं, हो जाते हैं। किसी ने फेंकी तो नहीं ना आप पे पर्पसली, गर्मा गर्म वाली, बस वही है। कुणाल जी कंफर्म कर रहे हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी, नहीं, अनिल जी देखिए, सोफिस्टिकेटेड वे इसको बोलने का अनिल जी ये है कि वार्डरोब मेल फंक्शन हो गया है। तो अनिल जी बंसल जी को कहना चाहिए मेरा वार्डरोब मेल फंक्शन। बड़े दिनों बाद ये शब्द आया है। जी बंसल जी, कुछ कहना चाहते हैं सफाई में आप? अच्छा, सफाई तो कर ही ली ना, बदल ही दी कपड़े तो आपने। जी। नहीं अनिल जी, वार्डरोब मेल फंक्शन तो अनिल जी जो फीमेल स्टार्स होते हैं ना अनिल जी, उनके साथ होता है। कभी सुना अनिल जी किसी मेल के साथ वार्डरोब मेल फंक्शन होता है? अनिल जी ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने तो ये कुणाल जी की धारणा अनिल जी गलत है। और एक अनिल जी गुजारिश है आपसे, ये सब तो चलता रहेगा, एक स्टॉक में ब्रेकडाउन हो रहा है तो एक बिगुल अनिल जी चार्ट कॉर्नर के बिगुल की गुजारिश है। बिल्कुल बिल्कुल भी तैयार है। बाकी आप मेल्स की बात करें तो फीमेल्स का भी नहीं सुना न देखा। मुझे कुछ पता नहीं। हाँ, बिगुल बजाऊं उससे पहले सुमित जी का भी स्वागत कर लिया जाए, मुदित जी का कर लिया जाए और सिमी जी का भी, आप सबका भी स्वागत है। स्वागत कुणाल जी और राकेश जी का बिगुल के साथ चार्ट कॉर्नर। जी सर फरमाएं। अनिल जी, ये स्टॉक भी कुणाल जी का है और फेवरेट स्टॉक है, फेवरेट पैटर्न है, सब कुणाल जी बताएंगे। स्टॉक है एसआरएफ, जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पिविट टूट रहा है 2240 2245 का कैश के अंदर पिविट टूट रहा है। एक ब्रेकडाउन है, नेगेटिव क्रॉस ओवर ऑन लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स है। और अनिल जी, अगर किसी के पास मंडे को कोई कॉल ना हो ना, मतलब कि नोटा की जगह एसआरएफ एक बेहतरीन विकल्प है, जो अभी से सबको मैंने चेता दिया है कि मंडे को भी सुबह फिट हो जाएगा। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। एक पैटर्न बना है जिसको हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कहते हैं। ब्रेकडाउन आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है और जिस तरह का चार्ट पर संरचना है, ये स्टॉक आपको 2100 रुपए के लेवल्स भी नीचे की ओर दिखा सकता है। तो अभी गिरावट की शुरुआत हुई है, मौजूदा स्तरों पर बेच करके चलें। यहां पर स्टॉप लॉस जो है वो 2260 रुपए पर 2260 पर रखना है। नीचे पहला टारगेट होगा 2165 रुपए का, 2165 का। इवेंचुअल टारगेट 2100 रुपए का, जिसके लिए एसआरएफ में बिकवाली गिराए। आरएफ है वो स्टॉक जो आज भी और मंडे भी गिर सकता है, ऐसा मानना है कुणाल जी और राकेश जी का। बिकवाली करने की राय। आइए बिगुल मुदित जी के लिए, मुनाफे वाले मुदित। जी मुदित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, स्टॉक बेचना है और पहला टारगेट यहाँ से बनेगा 5% नीचे और दूसरा टारगेट 2 से 3 दिन के अंदर 10% नीचे का निकल कर आता है। स्टॉक में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है। मैं बात कर रहा हूँ IEX को यहाँ पर शॉर्ट करके चलेंगे। 132 रुपए स्पॉट के लेवल है। पहला टारगेट बनेगा 124 का, दूसरा टारगेट बनेगा 120 का, स्टॉप लॉस रहेगा 136 का। जिस तरह के स्टॉक ने चार्ट्स बनाए हैं, चार्ट्स पर जो प्रीवियस स्विंग सपोर्ट था वो सपोर्ट टूटता हुआ नजर आया। और सबसे इंपॉर्टेंट मंथली चार्ट्स देखिए, मंथली चार्ट्स में 5 महीनों का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पे बात करते हैं तो अब कोई सपोर्ट है ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर इमीडिएट शॉर्ट करके चलेंगे 124 120 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 136 का। यहाँ पर पुट के जरिए भी पोजीशन बनाएंगे। अनिल जी, पुट के जो टारगेट है वो 4 गुने ऊपर निकल कर आ रहे हैं। 1 रुपए 70 पैसे पर ट्रेड हो रही है। 130 वाला पुट यहाँ पर खरीदेंगे। 1 रुपए 70-75 पैसे पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका पहला टारगेट 7 रुपए है, दूसरा टारगेट 8 रुपए है और स्टॉप लॉस रहेगा 1 रुपए का। यहाँ पे पुट के जरिए पोजीशन बनाइए। आपके पास फ्यूचर बेचना है, आप फ्यूचर बेचिए। स्टॉक में 120 रुपए तक की डाउन साइड 2 से 3 दिन के अंदर देखने को मिलेगी। ओके, तो ये है आपके लिए राय मुदित जी की तरफ से। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX बेचने की तैयारी में है। या तो आप फ्यूचर बेचें, नहीं तो 130 रुपए का पुट ऑप्शन भी आप खरीद सकते हैं। आइए थोड़ी देर में सिमी जी की तरफ से, सुमित जी की तरफ से कुछ न कुछ कॉल्स आएंगे। सुमित जी तैयार है, पहले सुमित जी के पास चलते हैं।
सुमित के सुपरहिट। जी सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। जी अनिल जी, सही कॉल ही है। मार्केट्स के अंदर एक फ्री फॉल और एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो सेल कॉल मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 569 570 रुपीज। 569 570 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ के अंदर मोमेंटम सेल साइड का बना है। स्टॉक ने पिछले 7 से 9 दिनों के लो ब्रेक किए हैं। एचडीएफसी लाइफ में अभी यहां से और बिकवाली और सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सीएमबी पे बिकवाली करें। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 578 580 के पास है, तो 580 के आसपास का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ पे बिकवाली करना है। जिन्होंने सेल का व्यू लेके रखा है वो लोग होल्ड करें, क्योंकि अभी तो जस्ट ब्रेकडाउन आया है। तो स्टॉक के अंदर यहां से 560 का पहला टारगेट बनेगा। 560 का लेवल निकलने के बाद 550 रुपए तक का मूव 1-2 दिनों के अंदर एचडीएफसी लाइफ में देखने को मिल सकता है। बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा 580 के स्टॉप लॉस से 560 और 550 के टारगेट्स के लिए। ऑप्शन के जरिए भी इसके अंदर ट्रेड लिया जा सकता है। एचडीएफसी लाइफ का 560 वाला पुट अभी 4 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 2 रुपए का इसके अंदर नीचे पे स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में टारगेट 7 रुपए से लेके 9 रुपए तक के एचडीएफसी लाइफ के 560 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। फ्यूचर्स में 550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करें एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ इस पर बिकवाली करें। एचडीएफसी ग्रुप का कोई भी स्टॉक हो सुमित जी के रेडार पर शॉर्टिंग करने में तो सबसे पहले आता ही है। एचडीएफसी लाइफ फिलहाल उनके रेडार पर आपको दिख रहा है। बाय द वे सेंसेक्स भी 60,000 के नीचे आपको आते हुए दिख रहा है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी तो इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़े ही हैं। सेंसेक्स ने भी आज एक इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए तोड़ा है। गिरावट ओबरॉय रियल्टी में भी आ रही है। 4% ओबरॉय रियल्टी आपको इस समय टूटते हुए दिख रहा है। इस काउंटर पर भी रखिए नजर, काफी तेज से फिसल रहा है। एक बार सिमी जी से राय ली जाए जहां तक ओबरॉय रियल्टी का सवाल है। सिमी जी, गुड आफ्टरनून मैम। एक बार ओबरॉय रियल्टी का चार्ट देखें। 4%, 4.5% की ऑलमोस्ट गिरावट आ रही है। वेरी गुड आफ्टरनून दीपांशु। बहुत ही सही जगह पे बहुत ही सही स्टॉक आपने ढूंढा है। मैं भी वही वॉच कर रही थी। ओबरॉय रियल्टी डेली चार्ट में बहुत ही बड़ा सा ब्रेकडाउन देखने को मिला है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि 826 825 के नीचे ये स्टॉक एकदम मतलब कहाँ पे जाएगा, 800 के भी नीचे चला जा सकता है। 770 तक का भी टारगेट आ सकता है मार्केट से। यहाँ पे अगर मतलब सपोर्ट नहीं मिलता है, मार्केट अगर घूमने का कोशिश नहीं करता है, तो जैसा फॉर्मेशन इसने डेली चार्ट में पैदा किया है उसके बाद मुझे लगता है कि 800 का पहला टारगेट और उसके बाद 780 775 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। तो ओबरॉय रियल्टी काफी वीक लग रहा है, तो यहाँ पे फ्रेश सेल ऑफ का भी सलाह देना चाहिए। जिनको लगता है सेल करें 430 के ऊपर स्टॉप लॉस, 830 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं। 830 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं। इंडिया बुल्स हाउसिंग एकमात्र स्टॉक जो बैन में बचा हुआ है, वो भी आपको अब 9% टूटते हुए दिख रहा है। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग पर भी एक बड़ा प्रेशर आ रहा है। एक और काउंटर जो ट्रेडर फेवरेट भी है, इन्वेस्टर्स के रेडार पर भी रहता है, उस पर भी रखनी नजर, और वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई। इनफैक्ट इन्होंने मैनेजमेंट के साथ बातचीत करी और बातचीत के बाद क्या कुछ निकल कर आया है उस पर रिपोर्ट आई। आज डेज लो पर यूनाइटेड स्पिरिट्स भी ट्रेड कर रहा है। एक बार नुपुर से भी बात की जाए इसके बारे में। नुपुर, बताइए कुछ इंटरेस्टिंग निकल कर आ रहा है इस बातचीत में? इंटरेस्टिंग निकल के आ रहा है। ईयर एंड का भी टाइम है, तो उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई है, लेकिन थोड़े से कंसर्न्स वहाँ पे निकल के आए, इसलिए शायद आज इतना प्रेशर दिख रहा है स्टॉक पे। उन्होंने कहा है कि जो रॉ मटेरियल के प्राइजेज है वहाँ पर अभी तक कोई कमी नहीं आई है। इसके चलते उन्होंने चिंता भी जताई है। इस वजह से ग्लास कोट और ENA के जो प्राइजेज है वो आने वाले 2 तिमाही तक कम होने के संकेत फिलहाल मैनेजमेंट को नजर नहीं आ रहे। इसके चलते उनके मार्जिन पर हल्का सा असर हो सकता है, लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को रीवैम किया है, पोर्टफोलियो को जिनमें फंक्शंस नहीं थे, जिनमें प्रॉफिट नहीं था, उन ब्रांड्स को कंपनी ने बेचा भी है। ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम करी है, तो हो सकता है वहां से एक सेट ऑफ आएगा, लेकिन मार्जिन पे दबाव हो सकता है, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है आने वाले 2 क्वार्टर में। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि FY24 में चीजें बेटर होगी। डिमांड अच्छी है, लेकिन जो रॉ मटेरियल के प्राइस है वो अगले साल ही कम होते हुए नजर आएंगे, तो मार्जिन इंप्रूवमेंट वहीं से होंगे। अब नजर यूके इंडिया FTA पर भी है, जहाँ से कंपनी को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि जो BOI बॉटल इन ओरिजिन और जो बॉटल इन इंडिया होता है उसका जो पोर्टफोलियो वो 20 से 25% का है P&A सेगमेंट में, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए काफी ज्यादा। और इसका ये अगर होता है तो FY24 में इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो पॉपुलर सेगमेंट के ब्रांड्स
माइंस थे वो कंपनी ने 820 करोड़ रुपए में बेचे थे, तो वहां से जो भी मार्जिन पे इम्पैक्ट आता था, क्योंकि लो मार्जिन बिजनेस था, वो अब चला जाएगा। तो एक पॉजिटिव पॉइंट FY22 में इसका भी दिखेगा। तो ऑल इन ऑल रॉ मटेरियल के प्राइसेस अभी भी एक कंसर्न का पॉइंट है, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है। ओके, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट जो लग रहा था कि रिसेंट एग्री कमोडिटी करेक्शन के बाद थोड़े राहत ला सकते हैं, उतनी राहत अब तक नहीं आ रही है। डिमांड ठीक ठाक है, बट हाँ ईयर एंड है तो ये स्टॉक का हमेशा फोकस में आता ही है। एक रिसेंट करेक्शन हुआ है, मोतीलाल ओसवाल के फेयर वैल्यू लेवल्स के पास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट फिलहाल तो चार्ट पे नहीं बन रहा है। बंसल जी, हेल्दी करेक्शन हुआ है यूनाइटेड स्पिरिट्स में, और यहाँ से देखते हैं 875 के लेवल पर और गिरावट आ सकती है। अगला सपोर्ट किधर है सर इसके लिए? दिपांशु, इसका अगर आप टेक्निकल चार्ट देखें तो सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ये 850 से लेकर 860, 865 काफी अहम सपोर्ट है, तो और लगता नहीं है दिपांशु ये लेवल्स टूटने चाहिए। तो 855, 866 एक अहम सपोर्ट है। और दूसरा दिपांशु, यहाँ पर जिस तरीके से जो पढ़े लिखे लोग बात करते हैं ना इलास्टिक इनलास्टिक डिमांड की, तो अगर यहाँ पर रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ रही है तो मुझे नहीं लगता उसका कुछ इम्पैक्ट आना चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ रही है। ये तो एक ऐसा प्रोडक्ट है कि यहाँ पर इलास्टिसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट का दाम बढ़ा दो वो तब भी बिकता ही है। तो अगर रॉ मटेरियल महंगा है तो प्रोडक्ट को महंगा कंपनी आराम से कर सकती है। आपका सेम ही रहेगा, मतलब कोई ऐसा बदलाव नहीं है ट्रेंड में? हाँ अनिल जी, जिसको खरीदना है वो खरीदेगा ही अनिल जी। अब आजकल तो अनिल जी लोग लेवल बढ़ गया अनिल जी। आजकल तो कहीं जाते हैं तो पहले लोग पूछते हैं कि आपका ब्रांड कौन सा है अनिल जी। नहीं, मैं स्टॉक तो की बात कर रहा हूँ, स्टॉक लोग देख रहे हैं। अरे मैं स्टॉक के ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, आप गलत समझ गए बंसल जी। मैं बोल रहा हूँ स्टॉक के ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है। हाँ। नहीं अनिल जी, स्टॉक के ट्रेंड में अनिल जी कोई बदलाव नहीं है। ओनली हेल्दी करेक्शन, मतलब कि इन अनहेल्दी प्रोडक्ट वाले स्टॉक के अंदर आई है, तो इस हेल्दी करेक्शन को यूज करना चाहिए बाय करने के लिए। ओके, चलिए ये राय है बंसल जी की तरफ से। सिमी जी के लिए एक बिगुल, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। जी सिमी जी फरमाएं। अनिल जी, सेल करके चलने का ही सलाह है। जैसा फॉर्मेशन ओबेरॉय रियल्टी में था वैसा ही फॉर्मेशन और एक चार्ट में देखने को मिला है। फर्टिलाइजर में ये बहुत फेवरेट है, ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक है। GNFC स्टॉक में एक डेली चार्ट में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सेल करके चलने का सलाह मैं दे रही हूँ। GNFC को सेल करके चले। मैं जो भी दे रही हूँ सारे कैश का ही लेवल्स दे रही हूँ। तो GNFC को करंट लेवल पर 520, 521 के आसपास है, इस जगह पे सेल करके चलने का सलाह होगा। 535 के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। पहला टारगेट होगा 500 का, दूसरा होगा 485 का और तीसरा होगा 470 का। जिस तरह का सेल ऑफ है और जिस तरह का फॉर्मेशन है, एकदम मतलब हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन का फॉर्मेशन है। और इस जगह पे भी मुझे लगता है कि बहुत नीचे यहाँ से भी जा सकता है। 500 के आसपास तो ऑलरेडी आ चुका है 900 का शेयर। अब 500 का लेवल तोड़ेगा तो सीधा 470 तक भी आ सकता है। तो GNFC को सेल करके चलेंगे, 35 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। GNFC मैंने सारे कैश लेवल्स लिए हैं। इसके लिए आप अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर लें। फिलहाल 520 के आसपास ट्रेड कर रहा है, फ्यूचर्स 2 रुपए के प्रीमियम पर है। और नजर रखें इस पर, वायदा कारोबार के बैन से आज ही बाहर निकला है और अब इस पर सेल कॉल आ रही है सिमी जी की तरफ से, तो ये काउंटर भी आपको थोड़ा वीक बनते हुए दिखेगा। वीक बन रहा है PNB, इस पर भी आप बड़ा कट देख रहे हैं, 6% की फॉल आई है। PSU बैंक्स आज सबसे भारी पिटाई ले रहे हैं, इस काउंटर पर भी रखिए नजर। थोड़ी देर में अली से उनकी स्ट्रेटजी भी लेंगे। बिल्कुल, मेरी स्ट्रेटजी तैयार। उससे पहले सेठी साहब आ गए। सेठी साहब आ गए, तो अच्छा, सेठी साहब क्या आमतौर पर आगे रहते हैं ना, तो अपने पीछे रहने में ठीक है। सेठी साहब स्वागत है आपका। पहले तो बाजार पर जरा भाषण दें आप अपना। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। गुड आफ्टरनून जी। अनिल जी, बाजार में तो मार्केट मची हुई है और बहुत ज्यादा एडवेंचर करने की इच्छा नहीं है, तो आज तो मैंने बहुत दिनों बाद नोटा यूज करने का अभी मन बनाया, बट अभी ये पूरे 1 घंटे हूँ लाइव हूँ आज तो अगर कोई स्टॉक आएगा तो डेफिनेटली दूंगा। बाकी अनिल जी एक सुझाव था जी। सुझाव ये था कि अनिल जी जिस तरह का बाजार है, ये आज जो हम मस्ती की पाठशाला बाजार बंद होने के बाद करने वाले हैं, उसको बाजार के दौरान ही कर ले तो कैसा रहेगा? और कुछ तो करने को है नहीं, सेठी साहब ये कह रहे हैं।
मस्ती की पाठशाला। चलो ठीक है, अगले 1 घंटे में थोड़ा आपको ऐसा माहौल रखते हैं कि आपको ऐसा लगे मस्ती की पाठशाला हो रही है, वो तो चिंता मत करें। तो सेठी साहब का नोटा है, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से तैयारी स्ट्रेटेजी की। चलिए आइए स्ट्रेटेजी अंजी के लिए मार्केट स्ट्रेटेजी। लगातार तीसरे दिन ऐसा हो रहा है अनिल जी जब डाउ फ्यूचर्स आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और हमारे बाजार वीक नहीं, काफी वीकनेस दिखा रहे हैं। 1.5% हमारा कट है, 50 अंक ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहा है। ऑफकोर्स आज शाम अमेरिका खुलेगा, अब सीधा फिर ट्यूसडे को अमेरिका खुलेगा, मंडे को बंद है, तो 3 दिन का वीकेंड होने वाला है यूएस में। देखते हैं आज शाम को वहां पर क्या होगा। सर यूरोप भी पॉजिटिव है, अगेन यूरोप भी 3 दिन के लिए बंद रहने वाला है, बट ठीक ठाक है। कच्चे तेल भी ठीक है, 1% ऊपर है। रुपया स्टेबल है, 9 पैसे की कमजोरी दिखा रहे हैं, कुछ बड़ा एक्शन नहीं है। तो ऐसा ग्लोबल मार्केट्स में कुछ नहीं हुआ है। हाँ, हम ही हैं 1.5% नीचे। सर क्या व्यू बन रहा है इस समय? मेरा व्यू तो ठीक है। अच्छा, हाँ, मुझे तो लगता है कि 17,800 के नीचे बंद नहीं होंगे। ओके। हाँ, ये जरूर है कि 18,000 के ऊपर भी बंद नहीं होंगे। तो जितना खराब होना है उसके लिए आपको स्टॉप लॉस 60-70 पॉइंट का और नीचे रखना है। अच्छा, तो अब आपके लिए रिस्क 60-70 पॉइंट की ओर है, इससे ज्यादा है नहीं। ओके। तो अगर बचे हुए 1 घंटे के लिए आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो 50 पॉइंट के रिस्क लेकर ट्रेड ले सकते हैं। 17,850-60 के आसपास जो स्पॉट लेवल है वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 17,800 का होगा क्लोजिंग बेसिस पर, इंट्राडे नहीं, क्लोजिंग बेसिस। अगर क्लोज आपको 17,800 के नीचे होता दिख रहा तो आप थैंक यू कर दीजिए। 50 पॉइंट 60 पॉइंट की रिस्क है, ठीक है। अगर रिकवरी आती है, जो कि आ सकती है, तो आपको ऊपर में 18,000 के आसपास तक का लेवल 17,975 18,000 मिलता है, वहां पर थैंक यू कर लीजिए। तो रिस्क आपकी 50 पॉइंट की है, रिवॉर्ड 100-125 पॉइंट का है। तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आपकी अगर बनती है और अगर थोड़ी बहुत खरीदारी आती है, जिसके चांस मुझे लग रहे हैं, और सोल मार्केट अब देखो ना, अब सब जगह पेसिमिज्म तो है ही है, लेना किसी को नहीं है, सबको बेचना है। हमारे सेठी साहब भी नोटा दे दे जिस वक्त, और जैन साहब नोवर्टीज जैसे स्टॉक दें जब जेम्स साहब के जेम्स में, और एबट जैसा स्टॉक 10 की कमाई में आए, तो ये भी तो सारे संकेत है ना जो हमको लेने होता है। गलत नहीं है, वो सेफ्टी के हिसाब से सही स्टॉक दे रहे हैं 100%। जैन साहब की पसंद का शेयर चाहे सेठी साहब का नोटा, सावधानी के हिसाब से ही है अनडाउटेडली। लेकिन ये कब होता है जब हमारी कम्युनिटी सोच जो है वो थोड़ी कमजोरी की तरफ ज्यादा। तो मैं बचे हुए 1 घंटे के लिए रिकवरी की उम्मीद कर रहा हूँ। बेस्ट ये हो सकता है कि हम 18,000 के ऊपर बंद दे दें आज, ओके। तो थोड़ा हम कम खराब होंगे, खराब तो फिर भी हैं, लेकिन 17,800 के नीचे बंद होंगे तो हम ज्यादा खराब होंगे। तो फिर जो इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन थोड़ी कम करना चाहते हैं उनको कम करनी चाहिए। सो बचे हुए समय के लिए सिंपल आपको 17,800 का स्टॉप लॉस रखना है। ऊपर में 17,950 18,000 के बीच में जब आए वहां पर प्रॉफिट बुक करिए। ये होगी बात आपकी निफ्टी की। ठीक है। बैंक निफ्टी 42,000 मेक और ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी पे बचे हुए समय के लिए। 42,000 के पुट पर 30 लाख शेयर हैं, 42,000 के कॉल्स पर 33 लाख शेयर है, लगभग बराबर है। इसलिए जब तक 42,000 के ऊपर नहीं निकलेगा बैंक निफ्टी, तब तक बैंक निफ्टी में कोई रिकवरी के बड़े आसार दिख नहीं रहे। सो बैंक निफ्टी 42,000 के आसपास आने पर थोड़ी सी हल्की करने की सोच सकते हैं पोजीशन। नीचे में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी पे वो 41,800 41,900 की रेंज में है, जहां पर आप अभी हैं। लेकिन चूंकि डेटा थोड़े अब यहाँ पर बैंक निफ्टी में कम हो गए, जो फॉल आया उस हिसाब से। सो 42,000 एक मेक और ब्रेक लेवल है। निफ्टी थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है लेने के हिसाब से, थोड़ा सा, कि भाई यहाँ पर क्योंकि नीचे का रिस्क पता है कि 17,800 है, बैंक निफ्टी में वो नीचे का रिस्क पता नहीं चल रहा है इस, और ऊपर की अपसाइड 42,000 दिख रही है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि बजाय बैंक निफ्टी के निफ्टी पर फोकस करें, जहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपने को मालूम है। तो वो एक चांस लेना चाहें तो ठीक है, बाकी लेट्स सी क्या कुछ होता है। तो निफ्टी थोड़ा रिलेटिवली मतलब कम खराब है, हाँ कम खराब है। अगर 17,800 के नीचे बंद होगा तो फिर आपको उम्मीद छोड़नी है थोड़ी और, फिर पोजीशन और कम होगी नेचुरली, फिर वो एक, क्योंकि आज आपकी वीकली क्लोजिंग भी है फिर, जी सर, राइट। और फिर वो आप 18,000 के नीचे दे रहे हैं, 17,800 के नीचे दे रहे हैं तो और खराब होते हैं। बट रहा सवाल इन्वेस्टर्स का, जो लोग काफी लंबे समय से करेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, पैसा जिनको लगाना है, उनको हर 1% के फॉल पे पैसा लगाना चाहिए। यानी कि इफेक्टिवली 200-200 पॉइंट गिरे तो आप 8-10 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट जो आपको लगानी है उस तरह से लगा के शांति से बैठ जाइए। इन्वेस्टर्स तो खराब मार्केट भी लगा पाएंगे। या फिर दूसरा तरीका ये नहीं, हमको तो पता नहीं, हमको एकदम, तो फिर जिस दिन बॉटम बना के घूमे तब लगाइए। अब इस वक्त बॉटम कब बनेगा ये आपको पता चलेगा जिस दिन आप 18,200 के ऊपर बंद होंगे, राइट। तब आपको समझ में आएगा कि जो नीचे का लेवल हम देख के आगे वो बॉटम हो गया। इसके लिए 18,200, या तो आपके पास 2 तरीका है, या तो टुकड़ों में पैसा लगाओ, या 18,200 के पार निकले तब लगाओ। आपको जो कंफर्ट आता वो काम करो, ठीक है। वो अपने अपने हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के मार्केट में एग्जैक्ट लेवल बताना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। आप सोचो 18,700-800 पे हम सोच सकते थे कि वापस 17,800 आएंगे, नहीं,
लेकिन वो एक जो गैप दिख रहा था आए, तो इसलिए अपनी रिस्क के हिसाब से लिमिट में थोड़ा थोड़ा ट्रेड करते चले। बिल्कुल ठीक है, तो रिस्क के हिसाब से पोजीशन बनाइए और उसी लिमिट में आप ट्रेड कर सकते हैं। वैसे फार्मा शेयर्स बढ़िया मोमेंटम में है, इस स्पेस पर रखनी है नज़र। और सीटी साहब का एक पसंदीदा शेयर डिवीज लैब, एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ है सीटी साहब। वैसे साल की बात करें तो करीब 25% नीचे इस साल, बट पिछले कुछ दिनों से एक बाउंस बैक के मूड में आया, फार्मा के साथ ये भी रैली कर रहा है। 3500 पर डिवीज लैब पर क्या व्यू बनता है सर आपका? सेक्टर है जहां पे थोड़ा सपोर्ट या अच्छी तेजी देखी जा रही है, और वही कारण है बाकी बाजार खराब है। बिकॉज जब जो कारण है बाजार के गिरने का, आई डोंट नो, मतलब जो विजिबल कारण तो यही लगता है, बट जितनी गिरावट हुई है, या बाकी आप इंटरनेशनली देखोगे दुनिया भर के बाजार में इतनी भारी गिरावट नहीं है, तो लगता तो है कि और कुछ भी होना चाहिए। बट अगर हम ये माने कि कोविड की वजह से ये गिरावट हुई है, तो फिर फार्मा स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, और वहां पे डिवीज लैब एक अच्छा स्टॉक है और एपीआई बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, तो डेफिनेटली एक बड़ा गेनर होएगा। बट ये जो पिछले 2-3-4 दिनों की बढ़त के बाद अब इन लेवल्स पे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, दैट्स अगेन अ क्वेश्चन। बिकॉज अगर यहाँ से बाजार सुधरेंगे तो फिर मुझे लगता है फार्मा स्टॉक्स में फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और बाकी के जो पिटे हुए स्टॉक्स हैं उनमें तेजी आएगी। और मैं अनिल जी की बात से सहमत हूँ कि अगर किसी को मीडियम से लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, तो उनको आज इस गिरावट में खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर फर्ज करें 100 शेयर किसी कंपनी के खरीदने हैं, और वो भी मेरी राय रहेगी आप मिड कैप स्मॉल कैप की बजाय फ्रंट लाइन क्वालिटी स्टॉक्स जो कि पिटे हैं इस गिरावट में, जैसे अगर 2-4 नाम लेने हो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, या इवन आईटीसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, अंबुजा सीमेंट है, ये सब स्टॉक्स में भी 10-15% की गिरावट आई है। मुझे लगता है निम्बल शुरू कर देना चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको 25% खरीदारी आज करनी चाहिए, बाकी का इंतजार करना चाहिए, अगर और गिरते हैं तो फिर ऐड करना चाहिए। बट वन शुड स्टार्ट बाइंग फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो इन्वेस्टर्स के लिए तो गोल्डन मौका है। अनिल जी भी जैसा आप कह रहे थे, एक और स्टॉक सेठी साहब जिस पर आपकी राय लेनी है वो है डेल्टा कॉप। उससे पहले एक बार इसकी चार्ट चेक करा ली जाए मोदी जी की तरफ से। मोदी जी, डेल्टा कॉप लंबे समय बाद एक सिग्निफिकेंट करेक्शन देख रहे हैं, और 200 के ऊपर काफी समय से होल्ड कर रहा था, जिस लेवल को आज इसने तोड़ा है। तो अब डेल्टा कॉप के लिए अगला सपोर्ट, अगला लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट होता है सर? का स्टॉप लॉस है 190 के एसएल से पोजीशन है, होल्ड करके चल सकते हैं। अब अगर ये 190 का अगर ब्रेकडाउन दिखाएगा स्टॉक में, सीधे 170 रुपए तक की डाउनसाइड देखने को मिलेगी। ऑलरेडी बहुत करेक्शन स्टॉक में आ चुकी है, हाईली ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, सपोर्ट के पास है, तो एक बार बाउंस बैक आ सकता है। इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 190 का रहेगा। 190 ब्रेक होता है, पोजीशन से एग्जिट रहेंगे। अगर 190 होल्ड करता है, पोजीशन में होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, तो 190 सपोर्ट से ज्यादा दूर नहीं है डेल्टा। ये अब अगला इंपॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट इस काउंटर के लिए बन रहा है। सीटी साहब, डेल्टा पर तो ऑफ कोर्स आपका व्यू, बट डेल्टा के साथ साथ बाकी जितने भी टूरिज्म, ट्रैवल, स्पेशली होटल स्टॉक्स हैं, वहां पर भारी पिटाई हो रही है 2-3 दिनों से सर। नहीं, बिल्कुल दीपांशु, जो मैं कह रहा था, अगर बाजार में तेजी होती है तो अगर फार्मा में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो मुझे लगता है ये जो लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन के खतरों की वजह से जो सेक्टर पिट गया है, बिल्कुल होटल है, ट्रैवल टूरिज्म है, द लाइक्स ऑफ डेल्टा कॉप या इंडियन होटल्स, मतलब इस क्वार्टर के नतीजे तो तोड़फोड़ आने वाले हैं इनके। बट बाजार एक्सपेक्ट्स कि अगर लॉकडाउन हो जाता है या लॉकडाउन जैसे हालात बनते हैं, तो फिर ये बुरा हो सकता है इन सब स्टॉक्स या इन सब सेक्टर के लिए। तो बट मुझे लगता है जितनी भारी पिटाई हो गई है इन सब स्टॉक्स की, चाहे वो डेल्टा कॉप हो, चाहे वो क्वालिटी स्टॉक लाइक इन इंडियन होटल हो, मुझे लगता है अगर बाजार में रिवर्सल होगा तो इनमें एक अच्छा शार्प रिवर्सल देखा जा सकता है। तो जिनको रिस्क लेना है वो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ या कम क्वांटिटी के साथ करंट लेवल्स पे इन स्टॉक्स में खरीदारी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये है आपके लिए इंडियन होटल्स, डेल्टा कॉप जैसे काउंटर्स पर भारी पिटाई हो रही है। बट अगेन, अगर आप निवेशक हैं तो फिर यहीं पर आपको मौका भी बाजार दे सकता है। थोड़ा निफ्टी रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। 50 पॉइंट की मूव आपको निफ्टी में अभी निचले स्तरों से आई है। देखते हैं ये सस्टेनेबल मूव है या यहाँ से और आपको वीकनेस बाजार दिखा सकता है। बट अटेम्प्ट एक बाजार जरूर कर रहा है इस समय रिकवरी की तरफ आने का। टाटा पावर, इस पर भी करना है फोकस, क्योंकि 200 का लेवल टाटा पावर ने अभी तोड़ा है। अगेन, लंबे समय बाद ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो टाटा पावर आपको तोड़ते हुए दिख रहा है। सुमित जी, अब तो 200 का लेवल भी तोड़ दिया, अब बताएं अगला लेवल क्या रहेगा टाटा पावर के लिए सर? ऐसी गिरावट में तो सब लेवल टूटते ही हैं, तो जिसमें टाटा पावर का अभी 200 का जो लेवल टूटा है, 200 के नीचे क्लोजिंग मिलने पे और नीचे के लेवल बनेंगे, जिसके अंदर 190 से 192 रुपए तक का मूव टाटा पावर में
2-3 दिनों में देखने को मिल सकता है। तेजी स्टॉक में जब बनेगी जब स्टॉक ऊपर में 208-210 का लेवल ब्रेक करेगा। 208-210 का लेवल ब्रेक करने के बाद टाटा पावर में मोमेंटम बनेगा। जब तक ये लेवल ऊपर में ब्रेक नहीं होता है तब तक नीचे के लेवल की पॉसिबिलिटी है जिसमें 190 से 192 तक का मूव देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा पावर। इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए तोड़ते हुए दिख रहे हैं। ये इस समय थोड़ा ध्यान रखने की बात है, बाजार ने भी इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा ही है। बट दुनिया भर में पैकेजिंग पेपर की मांग में गिरावट आपको आती हुई दिखी है। इस पर और अपडेट क्या है और इसके मायने क्या है, कौन से स्टॉक्स के लिए मायने, कौन से सेक्टर के लिए मायने, ये भी एक बार समझा जाए वरुण के साथ। वरुण बताइए क्या चल रहा है। डेफिनेटली दीप, तो कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही है बेसिकली कि दुनिया भर में जो पैकेजिंग पेपर है उसकी मांग में गिरावट आ चुकी है, और ये गिरावट इतनी है कि 2020 के ऑलमोस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। अगर आप इसको टन के हिसाब से देखें तो करीब 14 मेट्रिक टन के आसपास जो है अभी डिमांड पहुंच चुकी है, जो कि इस साल के पीक से करीब 7 से 8% नीचे है। और इससे ज़्यादा भी अगर आप ऑल टाइम पीक देखें तो वहाँ से तो काफ़ी नीचे डिमांड जो है वो आ चुकी है। इनफैक्ट यूएस में भी अगर आप देखेंगे तो 2 साल में पहले बार नवंबर में जो पैकेजिंग पेपर है उसकी कीमतों में गिरावट आई है, और वहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं अक्टूबर में उसमें अगर आप देखेंगे तो 21% के आसपास की गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। इनफैक्ट ब्राजील की एक सबसे बड़ी पैकेजिंग पेपर कंपनी है क्लेबिन, उन्होंने अगले साल के लिए अपने प्रोडक्शन में 2 लाख मेट्रिक टन के आसपास की कटौती का ऐलान किया है। और इनफैक्ट पैकेजिंग पेपर बनाने वाली, बेसिकली जो पल्प बनाने वाली कंपनियां होती है वो ऑलरेडी शटडाउन ग्लोबली उन्होंने शुरू कर दिया है। करीब करीब 1 मिलियन टन के आसपास की जो क्षमता है वो ऑलरेडी मार्केट से बाहर जा चुकी है। और एक ब्राजील की कंपनी है सुजानो, उन्होंने भी अपने दाम जो है, पल्प के दाम जो है 2021 के बाद पहली बार उन्होंने पल्प के दाम जो है उसको भी काटना शुरू कर दिया है। अब जो रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था वो ये कह रही थी कि ग्लोबली जिस तरह से इन्फ्लेशन है उसके वजह से जो कंजम्पशन की डिमांड है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आई है, जो शिपमेंट्स है उनमें थोड़ी बहुत गिरावट आई है, और इसके चलते जो पैकेजिंग पेपर है उसमें उसके जो दाम है या फिर डिमांड है उसमें कमी देखने मिली। और सीधा इसका इम्पैक्ट जो है आपको अक्रॉस जो रॉ मटेरियल है इसका उसमें भी देखने मिलेगा, जिसको पल्प कहते हैं या फिर वेस्ट पेपर, उसके दाम जो है वहाँ पे भी गिरावट देखने मिली। हालांकि ये हालात जो है ये ग्लोबली है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो अभी इस तरह की स्थिति बनी नहीं है, क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन ग्लोबली अगर ये कीमतें गिरती है तो जाहिर सी बात है इसका मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट जो है आपको भारतीय कंपनीज पे भी देखने मिलेगा। खासकर जेके पेपर जैसी कंपनी, सत्या इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी, या फिर पूरा पेपर सेक्टर जो है वहाँ पे आप नज़र रखेगा। एक डेवलपिंग स्टोरी है, अगर इसका इम्पैक्ट भारत में होता है तो इन सब कंपनीज पे इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो एक नज़र रखने लायक पूरी स्टोरी है पैकेजिंग पेपर की। तो पैकेजिंग पेपर में आपको मांग पर असर पड़ सकता है, एंड ऑफ कोर्स हमारी भारतीय कंपनीज पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। और सेठी साहब जो ये सारी पेपर कंपनीज को काफ़ी क्लोजली ट्रैक भी करते हैं, उनसे एक बार राय ली जाए। सेठी साहब कैसे देखना है सर इस डेवलपमेंट को? नहीं, डेफिनेटली ये जो खबर है ये तो थोड़ी चौंकाने वाली है, बिकॉज पेपर स्टॉक्स अच्छे लग रहे थे और पिछले कुछ दिनों में हमने ऑलमोस्ट सभी पेपर स्टॉक्स को अपने 52 वीक हाइज या लाइफ हाइज के तरफ जाते हुए देखा, और वहां से पिछले 2-3 दिनों में अच्छी खासी गिरावट भी आई है। और उसका कारण भी दिख रहा है, जिस तरह से वरुण बता रहे थे कि पेपर की प्राइसेस इंटरनेशनली कम हुई है। हालांकि भारत में प्राइसेस कम नहीं हुए, बट अगर ऐसा कुछ इंटरनेशनली होता तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा। तो अब करंट लेवल्स पे फ्रेश खरीदारी की सलाह तो नहीं है, बाकी अगर निचले लेवल्स पे निवेशकों ने लिया हुआ और इन लेवल्स पे प्रॉफिट में अच्छे खासे प्रॉफिट पे है तो मुझे लगता है एक बार इट वुड बी प्रूडेंट टू बुक प्रॉफिट्स इन द सेक्टर। तो यह है आपके लिए पेपर काउंटर्स पर राय, और थोड़ा करेक्शन भी आ रहा है। जेके पेपर की चार्ट एक बार सिमी जी से चेक कराई जाए। सिमी जी, जेके पेपर काफी एक्टिव रहा था और आज काफी एक्टिवली गिर भी रहा है। ऑफ कोर्स ये मिड कैप मेल्टडाउन जो हो रहा है बाजार में उसका भी इंपैक्ट हो सकता है, बट जेके पेपर 380 के नीचे। सिमी जी, दीपांशु, बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है। इनफैक्ट 2 दिन पहले भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जेके पेपर में इतना बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जिनके पास शॉर्ट टर्म डिलीवरी का पोजीशन है, 400 के नीचे स्टॉक तो वीक हो चुका है, तो हो सकता है कि 400 के नीचे उन लोगों का स्टॉप लॉस ही ट्रिगर हो गया हो। तो अभी फिलहाल के लिए तो मैं वेट करने के लिए कहूंगी, क्योंकि दोबारा मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी इसमें बाइंग वापस देखने को मिलेगी। ऊपर में सेल ऑफ ही देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि अगर कोई नया खरीदारी के लिए सोच रहा है तो थोड़ा सा और वेट करे, क्योंकि अगर 380-390 से नीचे ये स्टॉक मेंटेन करता रहेगा तो आने वाले 1-2 हफ्ते में स्टॉक 350 का लेवल भी छू सकता है। तो थोड़ा बहुत लोअर डाउनसाइड खुल रहा है इसका, तो अभी फिलहाल अवॉइड करें। जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किया है, एक बार के लिए एग्जिट हो जाने से ही बेहतर है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई जेके पेपर और बाकी पेपर स्टॉक्स पर सिमी जी की तरफ से। थोड़ी देर में वरिंदर बंसल जुड़ेंगे हमारे साथ और आपको देंगे नए साल के लिए कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया। वो जुड़े उससे पहले एक बार
अमरीश बालिगा साहब की हमारे पास आ चुकी है 2023 की न्यू ईयर पिक, आइए देख लेते हैं। मेरा न्यू ईयर पिक है इंजीनियर्स इंडिया। इंजीनियर्स इंडिया एक फोरमोस्ट डिजाइन, इंजीनियरिंग और टर्नकी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है। फोकस है हाइड्रोकार्बन चेन पर, ऑयल एक्सप्लोरेशन टू पेट्रोकेमिकल्स, ऑल्सो इनटू केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, माइनिंग, पावर और इंफ्रा। ऑर्डर बुक पोजीशन इनका काफ़ी अच्छा है, 8,800 करोड़, जो 3x सेल्स है, तो बिजनेस विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है। और ऑयल एंड गैस स्पेस में अभी काफ़ी केपेक्स अनाउंस हो रहा है, जो इंजीनियर्स इंडिया के बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा है। डिविडेंड यील्ड देखें तो करीब 5% का आ रहा है। यहाँ पे मेरा टारगेट बनता है 108 का। ओके, 108 के टारगेट के लिए इंजीनियर्स इंडिया पर आप करें खरीदारी। ये है आपके लिए अमरीश सर की न्यू ईयर पिक, और थोड़ी देर में वरिंदर बंसल भी होंगे हमारे साथ अपनी न्यू ईयर पिक और आउटलुक के साथ। उनसे भी जानेंगे उनका व्यू कहाँ पर आपके लिए बन रहा है। बट फिलहाल वीक बाजार में आपको थोड़ा संभलने की कोशिश करनी पड़ रही है इस समय। थोड़ा थोड़ा इंडेक्स संभलने की कोशिश करता है, वही 40-50 पॉइंट ऊपर आता है, और वहाँ से आप देखते हैं कि वापस गिरावट आ रही है, और एग्जैक्टली वैसा ही अभी आपको होते हुए दिखाए। डॉक्टर लाल पैथलैब्स जो थोड़ा आपको संभलते हुए दिखे, बट थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस काफ़ी वॉलेटाइल हो रहे हैं ये काउंटर। सेठी साहब, वक्त है ये सारी डायग्नोस्टिक कंपनीज खरीदने का, जो वापस बाजार का इस स्पेस में इंटरेस्ट बन रहा है, या ये शॉर्ट टर्म प्ले ही बनेगा इस समय, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग ही चलेगी? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, इस पे डिपेंड करेगा कि आप क्या समझते हो। अगर ऐसे लगता है कि जैसे जो सरकार की तरफ से और गाइडलाइंस स्ट्रिक्ट होंगी फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल्स की स्क्रीनिंग के लिए या टेस्टिंग वगैरह की, तो डेफिनेटली इनके लिए और तेजी का माहौल बनेगा। बट पिछले 3-4 दिनों में अच्छी खासी तेजी, जितने भी ये पैथलैब्स है, चाहे वो थायरोकेयर है, मेट्रोपोलिस है, डॉक्टर लाल पैथलैब है, या बाकी भी हॉस्पिटल स्टॉक्स है, सब में अच्छी खासी तेजी बनी है। तो अगर ये यहाँ पे क्लैरिटी आती है कि कोई घबराने की, चिंता करने की बातें नहीं है, तो फिर मुझे लगता है वापस से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। एक तो अच्छा खासा बढ़ चुके हैं, और दूसरा ये जो कोविड की डर के पहले हम देख रहे थे ये सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा था, बिकॉज कंपटीशन बढ़ रही है। हमने अभी हाल ही में देखा, दिल्ली गवर्नमेंट ने सभी मेडिकल 450 कुछ मेडिकल टेस्ट को फ्री किया है। फिर यहाँ पे टाटा जो MG की जो आजकल रेट्स आई है वो भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गई है। तो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट दिस हैज कम एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द सेक्टर। बट यहाँ पे अगर कुछ खबरें अगर नेगेटिव होती है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो करंट लेवल्स पे अब फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं है। एंट्री ना करें और इंतजार करें। आज सारे पैथ लैब स्टॉक्स मजबूती के साथ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे सुमित जी के लिए भी, सुमित का सुपर हिट। जी सुमित जी। अनिल जी, सेलिकॉन रडार पे आया और अब डिफेंसिव स्टॉक्स के अंदर भी सेलिंग प्रेशर बन रहा है। एफएमसीजी काउंटर्स के अंदर सेलिंग प्रेशर बन रहा है। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 2624 रुपए, 2625 रुपए। स्टॉक का नाम है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर गिरावट है, डेज लो पे स्टॉक अभी आ चुका है, और मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहां से 50 से 60 रुपए का फॉल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे CMB में बिकवाली करें 2650 रुपया, 2655 रुपया, ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है। 2650 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के HUL में बिकवाली करें। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 2580 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 2560 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। जिस तरह से अभी एफएमसीजी में एक-एक करके बिकवाली आ रहा है, HUL के अंदर यहां से एक अच्छा सेलिंग देखने को मिलना चाहिए। बिकवाली करें 2650 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के 2580, 2560 के टारगेट्स के लिए। तो ये है आपके लिए राय। HUL में बिकवाली करने की आती हुई दिख रही है। एक के बाद एक कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर एक्शन कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है, और अब इस लिस्ट में बड़े दिग्गज शेयर भी आपके सामने आते दिख रहे हैं। 2580, 2560 दो टारगेट लेकर चले आप। आइए मुलाकात करवाते हैं हम आपको वरिंदर बंसल से, और वरिंदर आपको देने जा रहे हैं 2023 के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया। तो बिगिल के साथ करते हैं स्वागत। वरिंदर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया लूँ उससे पहले जरा एक बार बाजार के मूड माहौल पर भी हालचाल पूछना चाहिए। आप अकेले आज सुबह से हमको ग्रीन में दिखे हैं, इसके अलावा और कुछ है नहीं, तो जरा बताइए क्या मूड माहौल है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। मैंने पता नहीं सुबह से कल से कितने लोगों से बात कर ली है। आई थिंक दिस पैनिक ऑल ओवर,
बायर्स नहीं है मार्केट में, वॉल्यूम नहीं है, तो उसके कारण जिसको जो बेचना है पैनिक में बेचना है, मार्जिन कॉल्स बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत सारे स्टॉक्स है जिसका वैल्यूएशन कुछ भी हो गया था, चाहे वो रेलवेज हो, पीएससीज हो, जहां पे प्रॉफिट बुकिंग बहुत हो रही है। सो आई थिंक वो बाइसाइकिल की तरह है, 2 बाइसाइकिल गिरे हैं सर, उसके पीछे पीछे और बाइसाइकिल्स गिर रहे हैं सारे के सारे। आई थिंक जिस टाइम थमेगा तो सब लोग थम जाएंगे, बट इस समय इट इज नॉट अबाउट मी और एनीवन, यू नो व्हाट वी वांट टू डू, इट इज मोर अबाउट ब्रोकर्स जिसका मार्जिन है और जिनको पैसा चाहिए वो उनको पैसा मांगना है और उनको माल बेचना है। तो मेरे हिसाब से क्लियरली ये फोर्स सेलिंग हो रही है मार्केट में। सो इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज रिलायंस और HUL और अडानी और एनीवन, जिसका माल जहां पे पड़ा है, ज्यादा पड़ा है, वो माल बिक रहे हैं। तो फोर्स सेलिंग है, मार्जिन कॉल से, और इसी वजह से बाजार का मूड माहौल खराब है। दिन के निचले स्तरों पर फिर से लौटते हुए हम निफ्टी पर आइए जानते हैं वरिंदर की पसंद का शेयर साल 2023 के। बताएं कौन सी इन्वेस्टमेंट पिक आपकी रिसर्च टीम बता रही है। सर डिस्क्लेमर सबसे पहले, वी ओन द स्टॉक, वी हैव एडवाइज्ड द स्टॉक पर्सनली आल्सो, ओमकारा आल्सो, क्लाइंट्स को हमने ये स्टॉक रिकमेंड किया हुआ है। वी हैव बीन ओनिंग द स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम और हम इसको कंट्रोल करके बैठ के आराम से बैठेंगे इस पे, तो हमारा कोई विचार नहीं है इसमें ट्रेडिंग करने का। ये कोई ट्रेडिंग पिक बिल्कुल भी नहीं है, ये प्योर इन्वेस्टमेंट पिक है। सर मैन्युफैक्चरिंग, अगेन मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हम लोग बहुत बुलिश है, और वहां पे बहुत जरूरी है कि हाँ भी उस कंपनी में जाओ जहाँ पे वो एक्सीलेंस होता है, जहाँ पे कैपेबिलिटी ज्यादा होता है। ये कंपनी है संसेरा इंजीनियरिंग सर, जहां पे हमें बहुत विश्वास है कि अगर कोई इसको 2-3 साल पकड़ के बैठेगा तो उसका पैसा भी बनेगा और आराम से पैसा बनेगा, शांति से पैसा बनेगा। आप ये सोचिए सर, पूरे दुनिया में टोयोटा ने अपने इंजन के अंदर किसी भी कंपनी को आने नहीं दिया। ये एक ही कंपनी है दुनिया में जहां पे टोयोटा हैज अलाउड अ कंपनी टू कम इनसाइड द इंजन टू मेक द कनेक्टिंग रॉड्स। ये एक ही कंपनी है, जब मारुति को मानेसर में प्लांट लगाना होता है तो इसके पास जाता है, जब बजाज को चातन में प्लांट लगाना होता है तो संसेरा के पास जाता है। मगर जो कैपेबिलिटी इसके पास है, आई डोंट थिंक सो दैट बहुत सारी प्रिसीशन इंजीनियरिंग कंपनीज है जिनके पास ये कैपेबिलिटी है। 25 से ज्यादा कंट्रीज में काम करते हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट 80 कस्टमर्स है इनके, डोमेस्टिक ग्लोबल उनके कस्टमर्स है। मैनेजमेंट टीम में ऐसा है सर कि जो शॉप फ्लोर पे काम करते थे लोग, आज वो MD CEO की तरह बने हुए हैं। सो इनके खून में वो टेक्नोलॉजी और वो इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज भरी हुई है, बिकॉज सारे के सारे जो टॉप लोग भी हैं वो जमीन से आए हुए हैं। आई थिंक देयर आर अराउंड 20-25 पीपल हु आर वर्किंग विद देम मोर देन 20 इयर्स, जो पूरे के पूरे सीनियर लेवल पे है। सो आई थिंक द मैनेजमेंट, वी रियली एडोर द मैनेजमेंट। हम लोग प्लांट विजिट करने भी गए थे, हमें मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगता है। और ये कनेक्टिंग रॉड्स बनाता है सर, मेजरली ये ऑटो एंसिलरी कंपनी बोल लीजिए, बट मोर ओवर दिस इज अ प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपनी, जहां पे किसी को भी कुछ भी करना होता है तो इनके पास जाता है। अभी मैनेजमेंट के बारे में जैसे मैंने आपको बोला, मैनेजमेंट वेरी सीनियर मैनेजमेंट इस कंपनी में है। 20-25 साल से पुराना धंधा है इस कंपनी का। ये खुद की CNC मशीन्स बनाता है। आई थिंक इनके पास आराम से 1000 CNC मशीन्स होगी जो खुद अपने घर पे अपनी फैक्ट्री में ये मशीन्स बनाता है। आई थिंक दैट कैपेबिलिटी बहुत कम लोगों के पास होती है। ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का मार्केट कैप है सर। हमारे हिसाब से आगे जाके ये अगले 3 साल में कम से कम 25% का कैगर रिपोर्ट करेगा, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स रिपोर्ट करेगा। अगर और इनका आइस जो इंटरनल कंबशन इंजन है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी इनका बिजनेस है, बट आगे जाके डिफेंस में भी जा रहे हैं। तो हमारे हिसाब से जो नॉन ऑटो है और टेक एग्नोस्टिक EV बिजनेस है, वो 50% कैगर के हिसाब से ग्रो कर सकता है। और अगर मैं टोटल क्यूमुलेटिव कंपनी का देखूं तो हमारे हिसाब से कम 20-25% का कैगर कंपनी ग्रो कर सकती है। आई थिंक आज के हिसाब से ये 132 करोड़ का आसपास का FY22 में प्रॉफिट किया था। दिस कंपनी हैज अ कैपेबिलिटी टू डू 250-270 करोड़ प्रॉफिट गोइंग अहेड इन द नेक्स्ट 3 years. That means this company is trading at what, 16-17 times earnings multiple, will do a ROC of 20%. डेट का कोई इशू नहीं है, एक्सपेंशन हो रहा है सर। ऑलरेडी इन्होंने प्लांट में मेरे ख्याल में 1000 करोड़ इन्वेस्ट कर चुका है। सो कैपेक्स लगाने का जरूरत नहीं है। यू विल सी ऑपरेटिंग लेवरेज कमिंग इन दिस कंपनी गोइंग अहेड। वेरी सॉलिड मैनेजमेंट, वेरी टेक्नोलॉजी हेवी प्रोडक्ट इन दिस कंपनी, एंड क्लाइंट्स जो इनके हैं सर, हर टाइम पे नए सेगमेंट में क्लाइंट्स जुड़ रहे हैं। टोयोटा हुआ, मारुति हुआ, बजाज हुआ, और इंटरनेशनल क्लाइंटेल जो हुआ, बोइंग, एयरबस, बहुत सारे क्लाइंट्स इनके जुड़ रहे हैं। सो वी रियली लाइक द कंपनी एज एन इन्वेस्टमेंट आइडिया। डिस्क्लेमर आपको मैं दे चुका हूं सर। संसेरा इंजीनियरिंग, ये है वो स्टॉक। हाल ही में इसका IPO आया था, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन ये इंजीनियरिंग स्पेस की, और ये स्पेस वरिंदर को हमेशा से पसंद रहा है। ये है वो स्टॉक जो आप निवेश के लिहाज से देख सकते हैं। आप टारगेट तो देते नहीं, लेकिन हमारे दर्शकों को बता दूं कि 3 साल तक, अगले 3 साल तक रेवेन्यू में 25% की सालाना दर से ग्रोथ की उम्मीद है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के प्राइस टारगेट, फिर ऐसे में 3 साल में डबल होने की संभावना तो
आप लेकर चल सकते हैं। वरिंदर, बहुत बहुत धन्यवाद ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और आपको और ओमकारा की पूरी टीम को, ओमकारा के सभी निवेशकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2023 रॉकिंग हो, जबरदस्त पैसे और वेल्थ बनाने वाला हो, और आपके लिए खुशियां लाने वाला हो। बहुत अच्छा होगा सर 2023, बहुत अच्छा होगा। मैं थोड़ा खुश से बैठिए, बहुत अच्छा होगा। ये पहला आदमी है जिसने ऐसा बोला है कि बहुत अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस आज लेकर आए, हाँ, नहीं तो सब बोलता है हाँ आपको भी शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं, एक दूसरे को दे देते हैं, लेकिन आपने अंदर से दिल से बोला है ये। सर ये 3 दिन में इंडिया का स्टोरी कैसे बदल गया? आई डोंट इवन अंडरस्टैंड। जैसे 3 दिन पहले सब लाओ किए जा रहे थे, सब इंडिया 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 किए जा रहे थे, फीफा में सब जफियां डाल रहे थे, और अभी बता दो कोविड का हो गया, 3 दिन के बाद ऐसा हो गया, मालूम नहीं चला क्या हो गया। सो द मार्केट डेट टू करेक्ट, वो सब बहाने मिल जाते हैं सारे के सारे। मैं लिखा था सर कि वैल्यूएशन जो कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की थी वो 2 टाइम पे चली गई थी, जिनका ROE 1% है। तो मार्केट का तरीका ऐसा ही होता है सर, जब सिखाता है तो चांटा मार के सिखाता है, और वही कर रहा है मार्केट करना है। तो आपको आज किसी ने बोला नहीं आप ऑड मैन आउट हो सर? मतलब ऑफिस में भी और यहाँ पे भी अकेले घर रहे दिख रहे हो, बात भी अच्छी कर रहे हो। ऑफिस में भी किसी ने तो बोला होगा सर लाल नहीं पहना आज। नहीं, मैं तो चाहता था सर कि ग्रीन रंग थोड़ा इंस्पायर करे मार्केट को, लेकिन नहीं हुआ आज, ठीक है ना, जिसलिए मैं ग्रीन पहन के आया। बट लेट्स सी कि क्या होगा। नहीं बिल्कुल, आई एम वेरी बुलिश कि हाँ भी जिस तरीके से मार्केट से, जिस तरीके से इंडिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अगर किसी के पास पेशेंस है 2-3 साल का, तो इस देश में बहुत पैसा बनेगा। बिल्कुल, तो पॉजिटिविटी रखें, कॉन्फिडेंस रखें, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। ये राय आपके लिए वरिंदर बंसल की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद वरिंदर समय देने के लिए। और डिस्क्लेमर उन्होंने शुरुआत में आपको बताए हैं कि उनके निजी निवेश भी हैं और उनके क्लाइंट्स की तरफ से भी, और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको खरीदना है। बिल्कुल, तो ये है आपके सनसेरा इंजीनियरिंग, जहाँ पर रखनी है नज़र। एक बेहतरीन पिक वरिंदर की तरफ से आती हुई। इस बीच अभी बाजार ने फ्रेश लो ऑफ द डे बनाया था। एक बार वहां पर रखिए नजर, जो 17,816 का लो है निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर 41,675 के आसपास का। तो थोड़ा और नीचे गए, थोड़ा नीचे आए, मतलब कोई साइजेबल रिकवरी है नहीं, साइजेबल रिकवरी इस समय नहीं दिख रही। बिल्कुल सर, आइए चार्ट कॉर्नर राकेश जी कुणाल जी के लिए। बताएं सर। ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर में नीट क्लीन क्लियर ब्रेकडाउन हो रहा है, और एक बड़ी वाली कैंडल बन रही है, मंदी वाली लाल ब्लैक कैंडल बन रही है। स्टॉक है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, इसके अंदर एक ब्रेकडाउन है, साथ में नेगेटिव क्रॉस ओवर है, प्लस जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मंडे को भी एक प्रबल दावेदार बनता है सेलिंग का। ओवर टू कुणाल जी। देखिए 2 मुख्य वजह है बेचने की दीपांशु। सबसे पहले तो देखिए अंडर परफॉर्मिंग शेयर है, इसने न केवल पूरे बाजार को बल्कि जो बहुत ही कमजोर IT सेक्टर है उसको भी अंडर परफॉर्म किया है, तो बहुत ही खस्ता हाल। और इसमें भी एक मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हम आते हुए देख रहे हैं। जून के बाद ये पहला अवसर है जब स्टॉक ने 100 रुपए के लेवल्स को तोड़ा है नीचे, तो यहां पर संभावना है कि पहले आपको 94 का स्तर और बाद में फिर 90 से नीचे के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो FSL पे हमारी बिकवाली की राय है। यहां पर स्टॉप लॉस रखें, 99 रुपए 50 पैसे पर, 99 हाफ के स्टॉप लॉस से बेचना है। पहला टारगेट होगा 95 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट होगा 91 रुपए का। तो 95 और 91 के टारगेट के लिए शॉर्ट करने की राय है FSL। ये है आपके लिए फर्स्ट 100 के भी नीचे आ गया, 3 डिजिट का 2 में रह गया, 2 में रह गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है आपके लिए नेचुरल गैस पर फोकस करने का। जी हाँ, नेचुरल गैस के दामों में आई है तेज गिरावट। क्यों आई है, कितनी आई है, जरा समझ लीजिए। नेहा हमारे साथ इस वक्त तैयार, बताएं नेहा। सर काफी अच्छी खासी गिरावट आई है। इनफैक्ट अभी कुछ दिन तो पहले, अभी तक तो 2 महीने के निचले स्तर पे थी इंटरनेशनल मार्केट में, अब वो गिरकर मार्च के निचले स्तर पर आ गई। ऑलमोस्ट 9-9.5 महीने की गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। और सिर्फ ये अमेरिका की बात नहीं हो रही है, यूरोप की बात कर ले या हमारे घरेलू MCX पर नेचुरल गैस की बात कर ले, यहाँ पे भी मल्टी मंथ लोज पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अब कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो ये है कि ये ठंड का टाइम होता है, पोलर ब्लास्ट। इस टाइम हम देखते हैं सबसे ज्यादा कड़ाके की ठंड ये पूरे वेस्टर्न रीजन में पड़ती दिख रही है। लेकिन जो फोरकास्ट पहले निकल कर आया था, अब अधिकतर जो यहाँ पर अनुमान लगाने वाले मॉडल्स हैं या फिर फोरकास्ट एजेंसीज हैं, उन्होंने बताया है कि अगले 2 हफ्ते यहाँ पर माइल्ड वेदर कंडीशंस दिखेंगे। और उसी के बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो कीमतें हैं उनमें एकाएक प्रेशर आ गया। हीटिंग ऑयल की डिमांड यहाँ पर सुस्त पड़ गई है। और इनफैक्ट जो अमेरिका के एनर्जी विभाग में
जो एक्सपेक्टेड था, जिस तरह का ड्रॉडाउन यहाँ पर नेचुरल गैस के भंडार में दिखेगा, उससे कहीं कम निकल कर आया है, ये वो फैक्टर है। प्लस यूरोपीय यूनियन ने पूरे साल यहाँ पर बहुत मीटिंग्स की, इमरजेंसी मीटिंग्स हुई, आपातकालीन बैठक की, गैस प्राइस कैप कहां से लगाया जाए। बात तो अभी भी इतनी बनती हुई नहीं दिखाई दी है, लेकिन फिर भी जो प्राइस ये 180 यूरो पे कैप का लेकर आए हैं, उसको वो बात मार्केट को पसंद नहीं आया और मार्केट वहां से भी गिरता हुआ नजर आया है। इसके अलावा जर्मनी में स्टोरेज फैसिलिटी बहुत बेहतरीन है। ओवरऑल जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें स्टोरेज फैसिलिटी अच्छे लेवल पर दिखाई दे रही है। और अब यहाँ पर टर्मिनल भी, जर्मनी ने 2 इंपोर्ट टर्मिनल शुरू कर दिए हैं। अमेरिका की फ्रीपोर्ट एलएनजी है, वो भी बहुत जल्द अपने एक्सपोर्ट्स यूरोप में करेगी। रिकॉर्ड स्तर पर एलएनजी इंपोर्ट्स हो रहे हैं, तो सप्लाई की स्थिति काफी बेहतर है, डिमांड साइड काफी वीक लग रहा है। और इसी के मद्देनजर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जितनी भी कंपनीज हैं, ब्रोकरेज फर्म्स, बैंक्स हैं, उन्होंने अपने पिछले फोरकास्ट से अधिकतर ने अपने फोरकास्ट घटाए हैं और एवरेज ये निकल कर आ रहा है कि अगले साल यानी 2023 में नेचुरल गैस की कीमतें $5.5 के एवरेज को पार करती हुई नहीं दिखाई दे। गोल्डमैन सैक्स हो, बार्कलेज, जेफरीज या बैंक ऑफ अमेरिका तो $4.5 की बात कर रहे हो, गोल्डमैन सैक्स $4.72 तक जाता देख रहे हैं। तो बॉटम लाइन यही है कि नेचुरल गैस की कीमतों में और प्रेशर यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दाम के लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो या घरेलू। चलिए, तो एक राहत की बात आ गई कि नेचुरल गैस के हम जो लग रहा था विंटर्स में बड़ा उछाल दिखा सकते हैं, वो आपको 2 महीने के निचले स्तर पर इस समय दिख रहे हैं। आइए कुछ कॉल्स तैयार हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से। पहले बिल्कुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सर। दीपांशु, एक और एक सेल कॉल रडार पे आया है और ये स्टॉक के अंदर भी अब सेलिंग देखने को मिलेगा। 799 800 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड, जिसका सिंबल है PEL। PEL के अंदर बिकवाली है। स्टॉक के अंदर वैसे भी पिछले 3-4 दिनों से ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है और आज अभी सेकंड हाफ के अंदर स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा है। मेरे को लग रहा है कि PEL के अंदर यहां से एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। 825 रुपया, 826 रुपया ये स्टॉक में ऊपर में रेजिस्टेंस होगा, तो 825 का इसके अंदर लगाना है स्टॉप लॉस और पिरामल एंटरप्राइज के अंदर करना है बिकवाली। यहां पे नीचे में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं, 775 रुपए का इसके अंदर पहला टारगेट बनेगा। 775 का लेवल निकलने के बाद 760 रुपए तक का मूव पिरामल एंटरप्राइज के अंदर 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। बिकवाली करें 825 के स्टॉप लॉस से 775 760 के टारगेट्स के लिए। 775 760 के टारगेट के लिए पिरामल एंटरप्राइजेस इस पर करें बिकवाली। मुदत जी के लिए बिल्कुल मुनाफे वाले मुदत। बताएं मुदत जी। एक और स्टॉक बेचना है यहाँ पर, और जो बड़ी करेक्शन के लिए ये स्टॉक भी तैयार हुआ है। स्टॉक में मंथली चार्ट्स में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है। देखिए, डेली चार्ट्स तो कहीं सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं, ना डेली ना वीकली। मंथली चार्ट्स में जहां ब्रेकडाउन है वहां पर बड़ा पेन देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ वोल्टास को यहाँ पर बेच के चलेंगे। 780 स्पॉट के लेवल है, यहाँ पर बेचेंगे। पहला टारगेट 763 का होगा, दूसरा टारगेट 755 का रहेगा और तीसरा टारगेट 740 तक का वोल्टास में निकल कर आता है। स्टॉप लॉस आएगा 787 का। स्टॉक का कुछ मत कीजिए, सीधे मंथली चार्ट्स को खोलिए। मंथली चार्ट्स पर देखिए, स्टॉक में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 16-17 महीने का ब्रेकडाउन चार्ट्स पर हुआ है। ये पैटर्न बनने में 16-17 महीने लगे थे, उसका ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया है। 740 जब स्टॉक में रैली आई थी, वहां से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक हाई तक गया था, इसलिए लग रहा है अब इस ब्रेकडाउन में 740 तक की गिरावट दिखाएगा। स्टॉक को बेच के चलना है। 740 3 से 4 दिन के अंदर ये टारगेट्स नजर आते हैं। वोल्टास को बेचेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 787 का। 787 के स्टॉप लॉस के साथ बेचिए आप वोल्टास को। यह है आपके लिए मुदत जी की तरफ से राय। आज रेलवे स्टॉक्स में आप काफी गिरावट देख रहे हैं। इरकॉन, IRCTC अलग टेरिटरी में वायदा कारोबार का मेंबर है। IRFC देख लीजिए, उसमें बड़ी वीकनेस आ रही है और ये मार्केट का फेवरेट हो गया था। सीधी साहब, IRFC पर नजर थी सर, क्योंकि 24 से 34-35 तक एक वन वे जबरदस्त रैली आई थी और देखिए सर, कुछ ही समय में ये 28 के लेवल पर आ गया। तो जो काफी समय में इसने रैली दिखाई थी, वो 2-3 दिन में गिव अप कर दी है। अब 28 पर IRFC की राय क्या बनती है सर? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, ये जितने भी रेलवे स्टॉक्स है, चाहे वो IRFC है या राइट्स है या RVNL है या टीटागढ़ वैगन है, IRCTC है, सब में हमने एक धुआंधार तेजी देखी और फिर वहां से पिछले 3-4 दिनों में एक जबरदस्त करेक्शन इन सब स्टॉक्स में हुआ है।
हालांकि देखिए यहाँ से अब हम बजट से ज़्यादा दूर नहीं है, और मेरा ये मानना था या मानना है कि रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स वगैरह अच्छा करने चाहिए यहाँ से। बट ओवरऑल जब बाजार में इतनी भारी सेलिंग या भारी गिरावट देखी जा रही है तो कुछ भी नहीं टिकता है, और लोगों के पास जहां भी थोड़ा बहुत मुनाफा बचा है, क्योंकि मेनली जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका जो कैपिटुलेशन जैसा माहौल, आज पैनिक जैसा माहौल देखा जा रहा है, मुझे लगता है सब अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स भी इसी तरह से बिक रहे हैं। ये जो अगर किसी को इस सेक्टर पे निवेश करना है तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत शुरुआत इन लेवल्स पे आप करनी चाहिए। अच्छा खासा करेक्शन होने के बाद मुझे लगता है जब बाजार में सेंटिमेंट ठीक होंगे तो वापस से सेक्टर चलेगा। तो आई वुड से एक स्टैगर्ड अप्रोच यूज करते हुए इन स्टॉक्स में थोड़ी बहुत बाइंग शुरू करनी चाहिए। तो इन स्टॉक में अब आप खरीदारी का मौका ढूंढे, ना ही बिकवाली का। इस बीच एक बार जरा निफ्टी को पुल अप करिए, क्योंकि 17,800 अब डेंजर में आपके लिए आते हुए दिख रहा है। 17,809 का अभी अभी लो 1 सेकंड पहले निफ्टी ने बनाया है, तो 300 पॉइंट का कट तो है ही, बट मोर इंपॉर्टेंटली 17,800 जो लेवल अनिल जी कह रहे थे आखिरी लेवल है इस समय सपोर्ट का, जहां से फिर थोड़ा ट्रेंड के भी चेंज होने के संकेत आ सकते हैं। एग्जैक्टली उसी लेवल पर आपको बाजार अभी अभी आते हुए दिख रहा है, तो एक डीप कट वहां से आपको दिख रहा है, और निफ्टी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर अभी अभी आया है। देखते हैं यहाँ से आप खोले और फिसलता है कि नहीं। एसबीआई ये भी एक और काउंटर है, क्योंकि आज पीएसयू स्टॉक्स की जम के पिटाई हो रही है। एसबीआई 575 के लेवल पर इस समय आपको आते हुए दिख रहा है। एक बार सिमी जी से जाना जाए कि एसबीआई के लिए क्या व्यू बन रहा है। सिमी जी, 575 का एसबीआई। दीपांशु, ये पीएसयू बैंक मेजर एसबीआई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो शो नहीं किया था। रिजल्ट्स के बाद ही कंसोलिडेशन फेज में था। एक बार तो एक हफ्ता पहले एक बार ऊपर जाने का कोशिश किया था, पर सबसे पहले वीकनेस शायद ये एसबीआई से आया है। ये स्टॉक दोबारा कोशिश करने के बावजूद भी वो रिजल्ट्स डे का जो हाई गैप से बना था वो हाई के ऊपर जाके बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाया था। उसी से लग रहा था कि शायद ये लीड करेगा पूरा इस पीएसयू बैंक में, जो भी सेल ऑफ आने का था एसबीआई लीड कर सकता है। तो अभी 600 के नीचे जिस दिन एसबीआई चला गया 1-2 दिन पहले, उसी दिन से नया वीकनेस आ चुका है, और अभी तो 575 के आसपास है। मुझे लगता है कि मेजर सपोर्ट जो है वो करीब 100 डिमा के आसपास आ जाना चाहिए, 567 से 568। अगर वो लेवल होल्ड हो जाता है तो शायद एक छोटा सा रिकवरी देखने को मिल सकता है, पर अगर कोई भी कारण से 568-67 का लेवल भी टूट जाता है तो स्टॉक जाके धीरे धीरे 550-540 के आसपास भी जा सकता है। तो फिलहाल के लिए तो अवॉइड ही सलाह होगा। वीक चार्ट है, स्ट्रक्चर भी वीक हो चुका है। 17,800 अभी अभी बाजार ने तोड़ा है, जिस लेवल की अभी हम बात कर ही रहे थे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो था, अभी अभी 17,800 के भी नीचे आपको बाजार आते हुए दिख रहा है। तो भारी भरकम गिरावट हो रही है। 17,800 होल्ड करा था, लास्ट होप थी इस गिरावट के लेवल के लिए, जो अनिल जी भी आप बात कर रहे थे सर। इंट्राडे में तोड़ा है, अभी क्लोजिंग का इंतजार है, बट 28 अक्टूबर यानी कि लगभग 2 महीने बाद आपने 17,800 के लेवल को टूटते हुए देखा। 2 महीने बाद ये लेवल आया है। तो अक्टूबर के मतलब हमने जो 15 जून को लो बनाए थे, 15-16 जून को 15,200 से, वहां से जो हमने रिकवरी देखी 18,600 तक हम पहुंचे थे। उसके बाद वापस जब 18,400 तक हमने 17,800 28 अक्टूबर को देखा था, और उसके बाद अब वापस से 17,800 का लेवल, यानी कि 2 महीनों के निचले स्तरों पर बाजार आता हुआ दिखा है। तो बाजार वही जो हम 8 हफ्ते के निचले स्तरों की बात कर रहे थे, यानी कि लगभग 2 महीने के निचले स्तर पर। तो जो चढ़ने में 2 महीने लगे वो उतरने में 1 हफ्ता भी नहीं लगा। 4 से 5 ज्यादा 2 हफ्ते मान लीजिए, ज्यादा 2 हफ्ते मान लीजिए, 2 हफ्ते में उसमें 1 हफ्ता तो कंसोलिडेशन ही था। हाँ। गिरावट तो इसी हफ्ते हुई। हालांकि निफ्टी का हाई तो मेरे ख्याल से दिसंबर के फर्स्ट वीक में था, 1 दिसंबर को था, लग गया था। बैंक निफ्टी का हाई जरूर 14 दिसंबर के आसपास था दीप। तो बैंक निफ्टी ने गिरने में 1 हफ्ता लगाया, निफ्टी ने गिरने में 3 हफ्ते लगाए। तो ये है तेज गिरावट का माहौल अब होता हुआ दिख रहा है। तो काफी स्टॉप लॉसेस अब 17,800 के नीचे और ट्रिगर होते हुए दिखेंगे। तो कहीं कोई रिलीफ और राहत के संकेत इस वक्त है नहीं। रिलीफ राहत का संकेत नहीं है, बिल्कुल। तो चलिए 17,800 इंट्राडे में तोड़ा है, क्लोजिंग बेसिस पे देखते हैं कहां पर जाएगा। 780 के लो पर फिलहाल आपको बाजार टिकते हुए दिख रहा है, और गिरावट इस पर आ रही है। हैवी वेट्स का बिल्कुल सहारा नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 3% नीचे, इस पर नजर रख लीजिए। एकमात्र स्टॉक मजबूत यही था, रिलायंस। आज सुबह बल्कि जो रिकवरी आई थी, मेरे ख्याल से एक बार तो 2600 के आसपास, 2600 के आसपास पहुंचा भी, लगभग ग्रीन में। और आखिरी जो ये गिरावट आई है इसमें काफी कुछ कंट्रीब्यूशन रिलायंस की तरफ से भी आता हुआ दिख रहा है। तो आज सेठी साहब का नोटा सही रहा, एकदम सही रहा, बिल्कुल। सेठी साहब कितने और दिन विचार है नोटा का?
नहीं, पूरी स्क्रीन खंगालने के बाद एक स्टॉक नहीं मिला जिसमें तेजी की जा सकती है। बाकी मंदी करने की तो हिम्मत करता भी नहीं हूँ, और ये जो 300 पॉइंट निफ्टी टूटने के बाद मंदी करना भी जचना नहीं था। अभी भी मुझे तो लगता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, कि अब थोड़ा थोड़ा करके, अब ये आज जो अभी स्क्रीन दिख रही है, ये बिल्कुल मुझे लगता है शाम को आंकड़े FIIs के इतने खराब नहीं आएंगे। वो तो ऐसे भी हो सकता है छुट्टी पे चले गए हो, बट ये रिटेल इन्वेस्टर्स जिनकी पोजीशन फंस गई है, ब्रोकर्स के यहाँ मार्जिन का प्रेशर है, या MTM पेन का जिनका रिस्क है, तो उन सब की पोजीशंस ये लास्ट के 1 घंटे में यही सब होता है। मुझे लगता है ये अगर किसी के पास निवेश करने के लायक फंड्स है तो थोड़ा बहुत अब डिप्लॉय करना शुरू करना चाहिए, मुझे लगता है। तो ये है थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने की राय इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। लेकिन अगर आप वाकई में पहले से ट्रेडिंग की पोजीशन पर हैं तो स्टॉप लॉसेस अपने ट्रेल करते जरूर चले, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है। बाजार वीक दिखा रहा है 17,800 के नीचे। इस बीच खराब खबरों में कुछ अच्छी खबर, वही सोच रहा था कि इतनी खराब खबरें, कुछ अच्छी खबर भी निकालें। हाँ, हमारे सेक्टर के लिए, इनफैक्ट हमारे सेक्टर की है। तो नए साल में भारत का एडवर्टाइजिंग मार्केट अच्छा रहेगा, ऐसा न दीप कह रहा है न मैं कह रहा हूँ, ऐसा वरुण कह रहे हैं। और ऐसा वरुण भी इसलिए कह रहे हैं कि एक मार्केटिंग एजेंसी है, उसका नाम है डेंसू, और डेंसू की एक रिपोर्ट आई है एडवर्टाइजिंग और मीडिया मार्केट को लेकर 2023 के आउटलुक को लेकर। क्या कुछ खास है इस रिपोर्ट में, वरुण जी फरमाइए। डेफिनेटली तो कम से कम जब तक आप ये रिपोर्ट पढ़ेंगे, जब तक आप इसका कंटेंट बताएंगे, आगे की इन्फॉर्मेशन और डिटेल देंगे, तब तक कम से कम मार्केट तो नहीं देखेंगे। थोड़ा डिस्ट्रैक्शन ये हमारे रिलीफ है। चलिए ठीक है अनिल जी, तो मैं आपको ये रिलीफ दिलाता हूँ। और हाँ, डेंसू की रिपोर्ट है और ये बेसिकली कह रही है कि दुनिया भर के अगर आप एडवर्टाइजमेंट मार्केट देखेंगे तो वहाँ ग्रोथ होगी, लेकिन भारत का मार्केट जो है वो सबसे तेजी से ग्रो करने वाला मार्केट बनने वाला है 2023 में। हालांकि लगातार तेजी से बढ़ा है मार्केट, लेकिन 2023 में भी ग्रोथ जो है वो अच्छी रहेगी। इनका अनुमान है कि 14.7% के आसपास की ग्रोथ आपको मार्केटिंग स्पेंड्स में देखने मिल सकती है। हालांकि 2022 अब तक क्योंकि खत्म नहीं हुआ है, कुछ समय और बाकी है, तो वहां पे इनका अनुमान है कि 18% की ग्रोथ रहेगी। तो 2023 में 2022 के मुकाबले ग्रोथ थोड़ी कम रहने वाली है, लेकिन सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला मार्केट जो है वो भारत रहेगा। 2024 में करीब 15.5%, 2025 में करीब 15% के आसपास की ग्रोथ रहने वाली है। जो मार्केट है $12.6 बिलियन के आसपास पहुंचने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल मार्केट है। अगर यहां आप देखेंगे तो 2023 में करीब 32% के आसपास की ग्रोथ का यह अनुमान लगा रहे हैं, और भारत में जो डिजिटल स्पेस है उसका मार्केट शेयर बढ़ के करीब 40% के आसपास होने वाला है। यानी कि जो टीवी का मार्केट शेयर है उसको भी जो डिजिटल स्पेस का मार्केट शेयर है वो पहले बार अगले साल क्रॉस करने वाला है, ये रिपोर्ट कह रही है। दुनिया भर में डिजिटल एड स्पेंड जो है उसका मार्केट शेयर करीब 57% के आसपास 2023 में रहने वाला है। 2024 में 58% और उसके बाद 59.5% के आसपास रहेगा। नो डाउट ग्रोथ रेट जो है ग्लोबली डिजिटल एड स्पेंड में थोड़ी कम होने वाली है, क्योंकि वहां बेस काफी हाई है। अभी अगर आप देखेंगे तो करीब 13.7% ही वो कम होकर करीब 7.2% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। न्यूज़पेपर स्पेंड्स ग्लोबली इनका कहना है कि न्यूज़पेपर्स में जो एड स्पेंड्स है उसमें करीब 3.6% के आसपास की गिरावट हो सकती है। ग्लोबली हालात इतने अच्छे नहीं हैं न्यूज़पेपर्स के लिए। इसके अलावा गूगल इंडिया की भी एक आई है टिप्पणी। यहाँ पे इनका कहना है कि इंडिया का जो एड टू जीडीपी रेशियो है वो दुनिया में सबसे कम है 0.4% के आसपास का, जबकि बाकी दुनिया का अगर आप देखेंगे तो 0.6 से 1% के आसपास का है। इसके लिए यहाँ पे ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज है वो काफी ज्यादा है। हालांकि गूगल का ये कहना है कि डिजिटल स्पेस में शायद आपको उतनी ज्यादा ग्रोथ जो है वो भारत में नहीं देखने मिलेगी। सिर्फ ये नहीं, ग्रुप एम की भी एक रिपोर्ट आई है जो कि कह रहा है कि भारत में एड रेवेन्यू जो है उसमें 16 से 17% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। दुनिया भर में 5.3% के आसपास के बढ़ोतरी का ये अनुमान लगा रहे हैं। तो कुछ भी हो, भारत में एड स्पेंड्स अच्छे खासे बढ़ेंगे और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं एड स्पेंड्स बढ़ने वाले 2023 में तो वो है भारत। रिपोर्ट कंप्लीट हो गई? यस अनिल, बड़ा रिलीफ दिया। हमने बहुत कोशिश की वरुण, ओके, जब आप रिपोर्ट पढ़ रहे थे, सारी डिटेल पढ़ रहे थे कि हम आपकी तरफ फोकस करें, लेकिन हमसे हो ना पाया। हमारा ध्यान तो मार्केट में लगा है। 17,800। तो जो डेटा आपने पढ़े हैं सही समय आने पर एक बार फिर से करिएगा। मैंने सोचा आप फिर से पढ़ दो। ना अभी नहीं, अभी तो पहले क्या होता है वो कोई टाइम पे आप कितने रट्टा मारो, 4 बार ही मारोगे, 5 बार तो घुसेगा नहीं दिमाग में। और जब आपका मन लगा हो ना तो एक बार में ही पढ़ो तो सब याद हो जाता है। तो अभी कुछ भी याद हो नहीं रहा। चाहे तो मैंने पूछवा के देख लो, किसी ने नहीं सुना होगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, जितने एक्सपर्ट बैठे हैं। चलो बाकी लोग तो बोलेंगे हम तो चार्ट देखते हैं। सेठी साहब से तो पूछे, सेठी साहब आपने क्या क्या सुना बताओ।
अनिल जी लास्ट लाइन सुनी कि एडवर्टाइजिंग का जो स्पेंड है भारत में सबसे ज्यादा होने वाला है। बहुत बढ़िया सेठ साहब, यू आर नेचुरल ह्यूमन बीइंग। अगर आपका फोकस नहीं गया रिसर्च पे, ऐसे टाइम पे कौन सी रिसर्च काम आती है? रिसर्च काम आती है? कौन रिसर्च, कैसी रिसर्च? नहीं वो नहीं, वैसे मतलब इस अभी 3 बजे के बाद ऐसे माहौल में सब जगह सबका तो इंतजार 3:30 बजे का है, और 3:30 बजे का इंतजार 2 बजे से। एक तो उसी वक्त बाजार गिरना रुकेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं छोटा मोटा, पूरे 2 दिन के लिए नहीं गिरेंगे उसके बाद, सोमवार सुबह तक। एक लाइट मूड में बात है जी। हाँ, जो लोग अभी बोल रहे थे हफ्ते की शुरुआत में कि ट्रेडिंग आवर्स बढ़ जाने चाहिए और हमें टाइम दो, अब सबका व्यू रिवर्स हो चुका है सर। अभी वापस 6 घंटे का 4 घंटे करा देंगे मार्केट। लेकिन दूसरी वजह है कि जी सेठी साहब की विशेष टिप्पणी आ रही। जी सेठी साहब। नहीं अनिल जी, आज का बाजार तो ऐसा है कि हम आमतौर पे जिन स्टॉक में 5% का ही सर्किट होता है उसको कोसते हैं। हाँ। ऊपर यार पड़ता ही नहीं है, 5% में रुक जाता है। हाँ। तो वैसे आज तो अनिल जी बहुत ही खुशी हो रही है। अच्छा। कल जो मैंने स्टॉक लिया था ना उसमें 5% का ही लोअर सर्किट लगता है, तो मेरे भाव से अभी भी ऊपर है और अब ज्यादा गिर नहीं सकता। तो इस तरह के स्टॉक्स आज अच्छे लग रहे हैं जिनमें 5% की लिमिट सेट हो गई है कैश मार्केट में। अदरवाइज मार्केट का हाल बहुत बुरा है नीचे। बुरा हाल है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स हैं तैयार, एक के बाद एक बिगुल। पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ तैयार हैं कुणाल जी और राकेश जी। बताएं सर। अनिल जी, पिक ऑफ द डे में हमारी बिकवाली की राय है जिंदल स्टील एंड पावर में। इसके अंदर भी एक नेगेटिव ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके की एक बेरिश कैंडल बनी है इसको तो कुणाल जी एक्सप्लेन करेंगे। अनिल जी, मंडे को इससे बड़ी वाली बेरिश कैंडल बनने की हाई प्रोबेबिलिटी है, नेगेटिव क्रॉसओवर है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, सबसे मुख्य वजह इसको बेचने की है कि एक तो देखिए बिल्कुल रेजिस्टेंस के स्तरों से टकराकर स्टॉक नीचे जा रहा है, और दूसरा यहाँ पर एक डाइवर्जेंस आरएसआई पर देखने को मिल रही है जिसका ब्रेकडाउन आज 540 के नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक सीधा देखिए, और इस तरह की तेजी के बाद आमतौर पर एक सिग्निफिकेंट करेक्शन स्टॉक में देखना बिल्कुल लाजमी है। तो बहुत मुमकिन है कि आपको 500 के नीचे के लेवल्स जिंदल स्टील पावर में देखने को मिले। हमारी शॉर्ट करने की राय है। स्टॉप लॉस यहां पर रखें 535 रुपए के आसपास, 535 का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा स्टॉक के लिए 510 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 495 का। तो 495 के इवेंचुअल टारगेट के लिए जिंदल स्टील पावर में बेचें। एसपीएल 510 और 495 2 टारगेट रखे हैं बिकवाली करने की राय कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। बिल्कुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट शेयर। जी सुमित जी फरमाएं सर। अनिल जी, एक और एक सेल कॉल रडार पे आया है, स्टॉक्स के अंदर दबाव है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है फ्यूचर्स में 396 स्टॉक का नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस में यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है, सेलिंग प्रेशर है। 2 दिनों में ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। सेल करें LIC हाउसिंग फाइनेंस 1 से 2 दिनों के लिए। नीचे के अंदर 385 380 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में 405 का रेजिस्टेंस है, 405 का स्टॉप लॉस लगा के LIC हाउसिंग फाइनेंस में बिकवाली करना है। 385 375 ये 2 लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से LIC में देखने को मिलने चाहिए। LIC हाउसिंग यहाँ पर बिकवाली करने की राय। और पिछले अच्छा हाँ, अरे सुमित जी, आशु जी ने कभी आपको ये बोला नहीं कि सबसे पहले बिकवाली तो आपने शुरू की 1 हफ्ते पहले से, हफ्ते 8 नहीं नहीं अनिल जी, बिल्कुल भी नहीं बोला। हाँ यार, क्रेडिट नहीं देते आपको, देखो गजब। तो सुमित जी ने सबसे पहले इस बार तो शॉर्ट कॉल सुमित जी की तरफ से पहले आने शुरू है, दबा कर आने शुरू है। और ये कहकर मैं 2 चीजें, एक तो आशु जी से आपको सम्मान दिलवाना चाहता हूँ, और दूसरा मैं आप पर दबाव बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अब वापस आप बाय कॉल आप देंगे तभी मार्केट ऊपर भी उठेगा। तो उसका भी हमको इंतजार है। बिल्कुल। तो चलिए, सुमित जी का बहुत ही सही आइडिया था, और पहले शॉर्ट सिग्नल पर ही सुमित जी ने पकड़ कई सारे शॉर्ट सिग्नल दिए, शॉर्ट कॉल दिए भी पिछले 1 हफ्ते से। LIC हाउसिंग अब यहाँ पर बेचने की राय है इस वक्त। एक मिनट वापस सबको लाइए। देखो, भले कॉल आ रहे नहीं आ रहे मार्केट, कुणाल जी आपका हंसता रहना मुस्कुराना रहना बहुत जरूरी है। ये इस तरह के वाले जो आपका पोज है ना, उसमें सिग्नल बहुत गलत जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब कुणाल जी बहुत तनाव में है। कुणाल जी, अरे जी देखिए
अनिल जी देखिए, मेरे तनाव की वजह है कि अनिल जी जो बंसल जी इतने सारे प्रस्ताव आज शॉर्ट करने के भेज रहे हैं, हाँ। तो अनिल जी सबका ऑडिट करते करते अनिल जी तनाव हो रहा है। अच्छा जी बंसल जी। बंसल जी अनिल जी जबरदस्त मूड में है अनिल जी। ओह माय गॉड, बंसल जी बताएं सर। नहीं, अनिल जी सही पकड़े। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनको भी मैसेज लिखा पूछा है कि सैड क्यों लग रहे हो भाई, मतलब इतने उदास है अनिल जी। इंग्लिश में पूछा है, पूछे इनसे। अरे और आपने एकदम सही पकड़ा अनिल जी, उदास है आज काफी। हम तो देखो हमारी तो फार की नजर है बिल्कुल। आइए बिगुन मोदी जी के लिए मुनाफे वाले मुद्दे। जी मोदी जी। सबसे पहले आईएक्स बेचा, वो भी डे लो पर ट्रेड हो रहा है। वोल्टास बेचा, वो भी डे लो पर ट्रेड हो रहा है। और अब एक और स्टॉक बेचेंगे, हैट्रिक करेंगे आज यहाँ पर। बेच के चलना है। और एक ऐसा सेक्टर है जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लेकिन स्टॉक में कोई भी आउट परफॉर्मेंस नहीं नजर आई है। यहाँ पर करेक्शन ही देखने को मिली है। मैं फार्मा स्टॉक का एक स्टॉक, फार्मा सेक्टर का एक स्टॉक बेचना चाहता हूँ, औरबिंदो फार्मा। और फार्मा को यहाँ पर शॉर्ट करके चलेंगे। जिस तरह के चार्ट्स बनते हुए नजर आए हैं, लगातार ये काउंटर में करेक्शन ही देखने को मिली है। जहां सेक्टर में लास्ट 2-3 सेशन से बाइंग देखने को मिली, लेकिन स्टॉक में कोई बाइंग नजर नहीं आई है। सारे लोज टूटते हुए नजर आए हैं। लगातार लोअर हाइज लोअर लोज में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। अभी यहाँ से और करेक्शन इस काउंटर में देखने को मिल सकती है, तो हम पुट के जरिए पोजीशन बनाएंगे। 430 वाला पुट ऑप्शन खरीदेंगे, जो ₹4.50 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका पहला टारगेट ₹8 का होगा, दूसरा टारगेट ₹9 का रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा ₹3 का। ये है आपके लिए औरोबिंदो फार्मा। कभी भी परफॉर्म नहीं करता है, और स्पेशली आप देख रहे हैं वीक बाजार है, सिर्फ फार्मा शेयर्स होल्ड आउट कर रहे हैं, उसमें भी ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। पुट ऑप्शन के जरिए ट्रेड करिए, 430 का पुट खरीदिए औरोबिंदो फार्मा पे। ये है आपके लिए राय। 17,800 पर है निफ्टी। आइए लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। आखिरी ट्रेडिंग सेशन है अगले हफ्ते की छुट्टी पैक्ट रीजन से पहले। उससे पहले 50 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स सपाट, और कुछ बदला ही नहीं है। सिर्फ हमारे बाजार डेज लो पर आ गए, और कुछ नहीं बदला है। क्या करके जाना है 17,800 पर? दीप देखिए, सिंपल सी चीज ये है, क्लोजिंग 17,800 के आसपास हो रही है। बिल्कुल वो लेवल है जो स्टॉप लॉस का है। अब आपको ये मानना है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो ठीक, वीकली, और एक दिन और इंतजार करना चाहें तो आपकी मर्जी। अब एक दिन इंतजार करने में रिस्क ये होती है कि 100-200 जिस माफ कीजिएगा जिस स्पीड से गिरे हैं 200 और घट गए तो वो रिस्क आप लेकर चलते हैं। और कभी ये है कि आप स्टॉप लॉस ट्रिगर करके जाए एग्जिट उसी लेवल पर और वहीं से घूम कर वहीं बॉटम बन गया तो आई थिंक एक दिन का चांस आप ले सकते हैं मंडे का। लेकिन आप देखिए लेवल बिल्कुल एग्जैक्टली 17,800 के आसपास जो क्लोजिंग का जो स्टॉप लॉस लेवल है वहीं पर रुक रहा है। बैंक निफ्टी में आपको ध्यान होगा, आज सुबह जब हमने बाय स्ट्रेटेजी दी उसका स्टॉप लॉस 41,600 रखा था और मैंने कहा भी था दूर का है। एग्जैक्टली आज का लो 41,597 है। बिल्कुल लेवल वही है, सपोर्ट वहीं ले रहा है, लेकिन अब एक दिन की रिस्क आपको लेके चलनी। तो आई थिंक अगर जिनकी रिस्क लेने की ताकत कम है उनको लॉन्ग पोजीशन डेफिनेटली कम करनी चाहिए। ये बात हम कल भी कह रहे थे ट्रेडर्स के लिए, आज भी कह रहे हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर्स के तौर पे वो एक दिन और इंतजार कर ले, क्योंकि एग्जैक्टली 17,800 पे बंद हो रहा है। अगर 50 पॉइंट नीचे बंद हो रहा होता तो आपको क्लियर कट समझ में आता है। तो एक दिन चांस लेना चाहें तो ले लीजिए। फ्रेश पोजीशन बनाए की राय है नहीं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो ऑप्शंस के जरिए बनाएं। अगर किसी का तेजी करने का मन है तो 18,000 का कॉल लेकर जाएं, 42,000 का कॉल लेकर जाएं। दूर का दे रहा हूं ताकि आपको कम प्रीमियम में मिलेगा। अभी आ गया तो ठीक, नुकसान कम होगा। और जिनकी शॉर्ट पोजीशन है उनको भी अपनी हेजिंग करके जानी चाहिए, क्योंकि मंडे जो भी होगा एक बड़ा गैप अप गैप डाउन हो सकता है। तो इसलिए आप जो भी अपनी ट्रेडिंग पोजीशन है तेजी की या मंदी की, उसको हेज करके या कम करके जाए। सिंपल करके जाए, हेज करके या कम करके। 4 दिन से मार्केट एक तरफा घट रहे हैं। तो अगर किसी वजह से ग्लोबल मार्केट से बाउंस आया तो आ भी सकता है। अब बाउंस आने में 18,000 पार होगा कि नहीं, फिर 18,200 तो अब माउंट एवरेस्ट लगने लग गया, दूर हो गया। बैंक निफ्टी 42,000 भी पार होगा कि नहीं, पहले तो 43,000 सोचते थे। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो बढ़ने में भी आसान नहीं है, लेकिन घटने के लिए भी वापस ये है कि आप 4 दिन में इतना घट गए तो शायद ना घटे तो थोड़ा सा लाइट रहे ताकि फ्रेश ट्रेड करने के लिए आपके पास कुशन रहे। अंडरस्टूड सर, ठीक है। ये है आपके लिए अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। आइए कैश का ऑप्शन जय ठक्कर है हमारे साथ तैयार। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून, बताएं।
Good afternoon to you, Dipanshu, and good afternoon to you, Anil ji. Deep, overall trend अभी भी नेगेटिव ही है एंड 18,200 सुबह मैंने कहा था कि एक क्लियर कट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर नहीं जाता तब तक ट्रेंड नीचे रहेगा और 18,850 पहले टारगेट्स थे हमारे, 17,850 सॉरी, एंड देन उसके नीचे 17,650, तो ये अभी भी कायम है इसके साथ। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि 17,600 का आप कॉल खरीद कर पुट खरीद कर जाए, 17,600 का पुट ऑप्शन, और ये 0-0 हो जाएगा। 44 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है, सो 44 पर ट्रेड कर रहा है एंड 29 दिसंबर की एक्सपायरी का है, तो आपके पास काफी समय है इसके लिए भी। एंड फर्स्ट टारगेट तो इसका निकल कर आ रहा है, दैट इज 94, सो 44 पर खरीदे, 94 का टारगेट होगा। एंड सेकंड टारगेट जो आपका निकल कर आ रहा है दैट इज 127, 127, सो 94, 127, ये दो टारगेट्स के लिए आप 17,600 का पुट ऑप्शन खरीदे 29 दिसंबर का 44 पे, एंड स्टॉप लॉस 0 होगा बिकॉज 44 पर ही खरीद रहे तो ज्यादा रिस्क डाउन साइड में है नहीं। 17,650, 600 ये लेवल्स मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में हमें देखने मिल सकते हैं निफ्टी में। एनी बाउंस डेफिनेटली शुड बी और विल बी यूटिलाइज एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। क्लियर कट आप 18,000 ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर बंद, फिर 18,200 के ऊपर फर्दर मूव, तब जाके ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अदरवाइज ओवरऑल ये ट्रेंड अगर हम देखें टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सीरीज और मे बी स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ जैन में भी 17,500 भी दिखा सकता है, सो देयर इज अ स्टिल गुड डाउनसाइड रिस्क। ये है आपके लिए 17,600 की पुट खरीदे, 0-0 ये मानकर आप चल सकते हैं। 44 पर मिल रही है, डबल से भी ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता दिख रही है। और जो सुबह 850 की पुट खरीदवाई थी जय, वहां पर टारगेट सेट हो गए? हाँ जी बिल्कुल, 65 रुपए पर जो हमने 17,850 का रेदर पुट ऑप्शन जो खरीदा था 65 रुपए पर, 140 दूसरा टारगेट भी उसमें हासिल हो चुका है, तो डेफिनेटली वहां पे तो प्रॉफिट बुक करे और इसमें शिफ्ट हो जाए। ओके, तो 850 की पुट जो सुबह खरीदवाई थी वहां पे बुक करें अपना मुनाफा, और अब 17,600 की पुट आप खरीद कर चले 44 के लेवल पर आपको मिल रही है, यानी कि यहां से जय को और गिरावट बाजार में बनती हुई दिखेगी, ये क्लियर संकेत है। होल्ड करने की कोशिश कर रहा है बाजार 17,800 के लेवल को, पिछले कुछ मिनटों से इसी लेवल के इर्द गिर्द घूम रहा है, बट एक बड़ी बड़ी गिरावट इस पर आ चुकी है। एक इंडिया सीमेंट्स के चार्ट पर राय जरूर लेनी है, क्योंकि बड़ा ब्रेकडाउन इंडिया सीमेंट्स में आया है। आज सुबह वागले साहब ने सेल कॉल दी थी पिक ऑफ द डे में, उनके टारगेट्स हिट होते हुए दिख रहे हैं। कल दोपहर को भी इस स्टॉक की बात हो रही थी, वहां पर भी हमने देखा स्टॉक काफी तेजी से गिरा है। सुमित जी, क्या करके जाना है 200 के नीचे इंडिया सीमेंट्स में? देखो, अभी फ्रेश बाय तो एक बार करना नहीं है दीपांशु, जब मंडे को वापस देखते हैं, क्योंकि फ्राइडे क्लोजिंग में सेलिंग प्रेशर ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला है, तो मंडे ओपनिंग में भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। मंडे सेकंड हाफ के बाद डिसाइड करेंगे कि इनके अंदर बाइंग करना है कि नहीं करना है। फिलहाल एक बार इंडिया सीमेंट के अंदर 200 के नीचे खराब है, नीचे के अंदर 190 से लेके 188 रुपए तक के लेवल इंडिया सीमेंट में देखने को मिल सकते हैं। 200-205 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगा, उसके बाद रिवर्सल का संकेत मिलेगा, फिर इसके अंदर फ्रेश बाय का सोचेंगे। फिलहाल एक बार के लिए वीकेंड आराम करें, नो फ्रेश सेलिंग्स इंडिया सीमेंट में, नो फ्रेश बाइंग। वीकेंड पे ये भी बता दीजिए साहब। अनिल जी, मेरे को ऐसा लगता है कि क्रिसमस है, सेलिब्रेट करना चाहिए, फैमिली के साथ बाहर जाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, और थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं रखना चाहिए। ओके, मैं जाने वाला हूँ। कहाँ? फोटो कहाँ खिंचाएंगे? फोटो खिंचा के भेजूंगा अनिल जी। आज तो अभी थोड़ी कोई खाली रोड मिलेगी इस तरह के फेस्टिव सीजन में, तो कहाँ बहुत मुश्किल नहीं होता होगा आपके लिए? होता है अनिल जी, ट्रैफिक मिलता है, लेकिन अनिल जी कभी कभी बाहर जाने के लिए सहना पड़ता है। वाह, क्या बात है। तो सुमित जी की राय क्लियर है, लाइफ एंजॉय करें, वीकेंड मनाएं। चलिए, वीकेंड मनाइए, और आखिरी 2 मिनट बाकी है, मसीह की पाठशाला भी बस आ ही रही है, हमारे सारे मेहमान भी तैयार हैं, अनिल जी भी तैयार है। उससे पहले एक बार आपको लेवल्स दे दें। अगर 18,000 के नीचे बंद होता है तो 28 अक्टूबर के बाद आप पहली बार 17,800 माफ कीजिएगा के नीचे की क्लोजिंग देखेंगे निफ्टी पर, और सेंसेक्स पर भी 28 अक्टूबर के बाद 2 महीने के निचले स्तर पर बाजार आपको क्लोजिंग की तरफ जाते हुए दिख रहा है। निफ्टी 50 में से 48 स्टॉक आपको नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं। गेनर्स टाइटन 0.5%, सिप्ला 0.09%, 0.1% ही मान लीजिए। अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, यहां पर आपको सबसे ज्यादा गिरावट देखिए, दोनों टॉप लूजर्स हैं ट्रेड में। हिंडाल्को, टाटा स्टील, बड़ा ब्रेकडाउन यहां पर आया है। टाटा मोटर्स, हीरो मोटो कॉप, यहां पर वीकनेस देखिए। एसबीआई,
बजाज फिनसर्व ये कमजोर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी सहारा नहीं दिया है, 2.5% नीचे, हालांकि सुबह थोड़ी खरीदारी दिखा रहा था। इंडसइंड बैंक पिछले 2 दिनों से कमजोरी दिख रहा है। आइशर मोटर्स, टाटा कंज्यूमर, मारुति सुजुकी, LNT, ITC, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये सारे काउंटर्स आपको फिसलते हुए दिखे हैं। ICICI बैंक, JSW स्टील, एशियन पेंट्स, भारतीय एयरटेल, HDFC बैंक, TCS और HDFC लिमिटेड भी यहाँ पर आपने वीकनेस ही देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए। अगेन सिर्फ 5 वायदा कारोबार के स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं। ग्रैन्यूल्स, डिवीज, एबिट, सिप्ला और टाइटन। इसके सामने इंडिया सीमेंट्स ऑलमोस्ट 10% नीचे क्लोज हो रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग एकमात्र स्टॉक जो बैन में है 9% नीचे। अंबुजा सीमेंट 8% नीचे। डेल्टा कॉप 7.5% नीचे। PNB, IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर, अमर राजा, कैनरा बैंक, इन्फो एज, चंबल फर्टिलाइजर, दीपक नाइट्राइट, PVR, कोई भी सेक्टर चूज कर लीजिए, आपको गिरावट आज के बाजार में दिखेगी। होल्ड आउट बहुत कम PVR तो आज स्पेशल कॉल जो था, हाँ हिमांशु जी का टारगेट हिट हो गए, सारे टारगेट हिट होते दिखे। अबांस होल्डिंग डेब्यू था 20% नीचे, ऑलमोस्ट सर्किट पर ही क्लोज हो रहा है। निचला सर्किट अबांस होल्डिंग पर आपको बनते हुए दिखा है। डेब्यू के दिन ही भारी बिकवाली इस काउंटर में आई है। लैंडमार्क कार्स, इसका भी डेब्यू था, 10% नीचे ये काउंटर क्लोज हुआ है। सूला विनयार्ड्स कल डेब्यू के समय 7% नीचे हुआ था, आज फॉलो ऑन सेलिंग आई है, करीब 5% नीचे भी बंद हुआ। तो इस हफ्ते के जो काउंटर्स लिस्ट हुए हैं उनके लिए भी अच्छा समय नहीं रहा है। कुछ और कैश काउंटर्स जहां पर वीकनेस है, इंडियन ओवरसीज बैंक 15% नीचे, मजगांव डॉक 11%, यूनियन बैंक 10%, IRB इंफ्रा 11%, IRFC इरकॉन 10%, JK पेपर, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, जो तेजी से अनिल जी ऊपर जा रहे थे उससे डबल तेजी से ये सारे काउंटर्स नीचे आए। ट्रेडर्स फेवरेट जो रहे कैश मार्केट से, तो ज्यादा पेन जो आप कह भी रहे थे काफी अनवाइंडिंग के आते हुए दिखेंगे। आइए फाइनल क्लोजिंग आपके सामने आए उससे पहले बता दें कमोडिटी बाजार के 2022 का साल काफी उतार चढ़ाव रहा। 2023 में कैसी रहेगी चाल, इस पर होगा हमारा खास शो और हमारे 3 एक्सपर्ट देंगे अपनी टॉप पिक्स भी। सेंटा पिक्स कमोडिटी स्पेशल आज शाम 4:30 बजे होगा ये आपके लिए शो। चीन में भले ही कोरोना का कहर है लेकिन भारत में हालात फिलहाल काबू में है और इतना डर है नहीं, लेकिन अफवाहें काफी ज्यादा है। आज शाम 6 बजे हमारा कार्यक्रम यही होगा कि किस तरह से आप अफवाहों से हट के कोरोना से बच के अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। हमारा साथ देंगे डॉक्टर जयेश लेले, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से, और डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, पूर्व हेड ICMR, और डॉक्टर समीर भाटी, मेंबर कोविड-19 कमेटी के। इन तीनों से करेंगे हम मुलाकात।